अस्सलामु अलैकुम जनाब, वंस अगेन फाइनली एक ज़बरदस्ती का दिन एक दिन हमने ऐड ऑन के तौर पे लिया। और ज़ाहिर है शायद उससे पीछे भी टीचर जो है वो जज्बात में थे, तो उनको शायद आइडिया ना हो कि इस तरह से। अच्छा, आज का दिन वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल था इस हवाले से कि आगे जब 9-10 मुहर्रम है और उसके साथ संडे है ना, तो बहुत सारे लोग इसको एक लॉन्ग वीकेंड कंसिडर करके अपने अपने घर निकल जाते हैं। और ऊपर से बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में शदीद तरीन बारिश, तो मुझे लग रहा था कि इस टाइम पे भी काफ़ी बारिश हो रही होगी, लेकिन एकदम से ऐसी कोई शानदार धूप निकल आई। तो एक तो ये दिन प्लान नहीं था, ऊपर से सुबह शदीद बारिश, तीसरा लॉन्ग वीकेंड टाइप का मामला। तो वो एक्सपेक्टेड यही था कि जो है ना कुछ मुनासिब से लोग आएंगे। और मैं तो बारिश को सोच लिया था कि बारिश बहुत शदीद हो रही होगी तो शायद चाय पिलानी पड़ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है मुझे एक बड़े ख़र्चे से बचा लिया इस दफ़ा, और बारिश उस तरह से नहीं हो रही थी। कुछ कल की बातें हमारी पेंडिंग रहती हैं और फिर उसके बाद हम आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। जो असल टारगेट है आज का चैप्टर 11-12 है। 11 तो पूरा हो जाएगा, 12 के बारे में भी देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचता है। और आज इखलाकी बुनियादों पे मैं 5-1 मिनट लेक्चर आगे भी ले जाऊं तो चल जाएगा काम। मतलब डेली ज़रा मैं एहतियात करता हूं, लेकिन आज अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो आज एज सच कोई बहुत ज़्यादा मुझे गंदा सा फील नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में हमारी एक डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। हमने कहा था कुछ वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट है जो लॉ ने ही मना कर दिए हैं, यानी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। हमारे 7 एसेंशियल में से 2 चैप्टर 2 में हुए, 5 चैप्टर 3 ने हमें बताए थे जो 3 और 4 में स्प्रेड हुए थे। हम लास्ट एसेंशियल की बात कर रहे हैं, विच इज़ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। हम कहते हैं आपके एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होने चाहिए। अब एक्सप्रेसली वॉइड कौन कौन से एग्रीमेंट है, कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो शुरू से मना है, हमने एक लिस्ट देखने की कोशिश की थी। लॉ ने हमें यहाँ बताया हमारे इस चैप्टर के हवाले से, बाकी चीज़ों ने डिवाइड कर दी। उन्होंने कहा ये 5 तरह के एग्रीमेंट हैं जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर हुए हैं। अनसर्टन एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते, करेंगे तो वो गलत होगा। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कहीं भी अनसर्टेनिटी है वो एग्रीमेंट गलत है। एक स्टेप ऊपर गए थे तो आपका पसंदीदा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो हमने कहा कि छोटे बच्चों को छोड़ के बाकियों को शादी से रोकने का एग्रीमेंट करना, कोई ऐसा तिजारती एग्रीमेंट जिसमें आप उनको शादी करने से रोक रहे हैं, वो लॉ ने कह दिया कि वो मना है, चूँकि शादी बेसिक राइट है। उससे ऊपर गए तो 3 तरह के एग्रीमेंट थे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। हमने यहाँ से कार्रवाई शुरू की थी। हम ये कहते हैं कि जो ऊपर वाले 3 हैं ये अलग हैं, इन तीनों की एक्सेप्शन भी पड़ेंगे और नीचे वाले जो है वो सीधे सीधे से हैं। एग्रीमेंट इन लीगल रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का एक बहुत क्विक रिकैप दे देता हूँ। हमने बात की थी कि किसी भी बंदे के साथ ये एग्रीमेंट करना है कि तुम अदालत में नहीं जाओगे। कॉन्ट्रैक्ट तो कहते ही एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ को है, तो किसी के साथ ये एग्री करना तुम मेरे खिलाफ अदालत में नहीं जाओगे, या इवन मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में नहीं जाऊँगा। किसी को इस चीज़ से रोक देना कि वो लीगल पावर इस्तेमाल ना कर सके, ये मना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आपको दे रहा है लीगल पावर। ऐसे में लॉ ये कहता है कि रोकना और है, लेकिन 3 तरह की रुकावटें मान ली जाएंगी। अगर 2 अदालतें एक जैसे रैंक की हैं और पार्टीज़ कहें हम उस अदालत के बजाय उस अदालत में जाएंगे, तो टेक्निकली तो आपने एक अदालत से रोक दिया, लेकिन आपने क्या इसलिए रोका कि आपने लीगल पावर उसकी रोक दी? नहीं, आपने इसलिए रोक दिया कि आप उस अदालत के बजाय दूसरी अदालत में जाने की बात कर रहे थे। इसी तरह से एक बंदा अदालत में जीत जाए या हार जाए, तो उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि हम अब अदालत में अपील नहीं करेंगे, यानी अदालत में जाने से नहीं रोक रहे, लेकिन हायर अदालत में अपील करने से रोक रहे हैं। ये दूसरी बात हमने पढ़ी थी। तीसरा आपने कहा था कि किसी भी प्रेजेंट मसले पे, माजी के मसले पे या मुमकिन मसले पे पार्टीज़ कैन डिसाइड कि हम अदालत में नहीं जाएंगी, हम सालिस के पास जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन के पास जाएंगे। वो इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कराएगा। तो एग्रीमेंट पर्सन्स के बीच में जिसमें वो कहेंगे डिस्प्यूट हम आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे, प्रेजेंट डिस्प्यूट हो या फ्यूचर डिस्प्यूट हो, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे आपस में ये तय कर सकते हैं कि हम अदालत के बजाय सालिस के पास जाएंगे। सालिस इस दरमियान में एक बंदा जो तीसरा बंदा है, जो इंडिपेंडेंट है, जो दोनों की बात सुन के उनको बता रहा है कि मैं आपको ये फ़ैसला देता हूँ। अदालत का अल्टरनेट है। इस चैप्टर में हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, इसके ऊपर एक पूरा हम लॉ पढ़ेंगे जिसमें 2-2.5 सफ़े की डिस्कशन है इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। बट किसी को लीगल राइट से रोकना मना है, लेकिन 3 तरह की रुकावटें इजाज़त हैं। 2 में से एक अदालत की तरफ जाना, हायर कोर्ट में अपील ना करना, या मामले को आर्बिट्रेटर की तरफ लेके चलना। कल तक ये डिस्कशन थी, इसको क्विक रिकैप दिया था। अब हम बात करते हैं इन 2 की
वेजरिंग और इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और फिर एंड पे वेजरिंग की बात करते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का मतलब था लीगल प्रोसीडिंग से रोकना, तो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब होगा ट्रेड से रोकना। किसी भी शख्स को कोई कारोबार करने से, कोई बिज़नेस करने से, कोई नौकरी करने से, किसी भी किस्म का काम करने से आप नहीं रोक सकते। हर बंदे का बुनियादी हक है कि वो कमाने के लिए कोई भी लॉफुल मशगला अपना सकता है। लॉफुल स्मगलिंग करने से रोका जा सकता है, चोरी करने से रोका जा सकता है, कत्ल करने से रोका जा सकता है, गलत चीज़ से रोका जा सकता है। लेकिन अगर एक बंदा एक लॉफुल बिज़नेस कर रहा है और लॉ की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, तो आप उसके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे कि तुम ये बिज़नेस नहीं करोगे। तो किसी के साथ ये एग्रीमेंट करना कि आप बिज़नेस नहीं करेंगे, लॉ ने कह दिया ये एब्सोल्युटली वॉइड है, ये वॉइड एब इनिशियो, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक्सेप्शन लॉ ने बता दी कि अगर एक शख्स ने दूसरे से उसका बिज़नेस बमा उसकी गुडविल के ख़रीद लिया हो, एक बंदे ने दूसरे से उसका बिज़नेस उसकी गुडविल समेत ख़रीद लिया हो। गुडविल क्या होती है? गुडविल क्या होती है? एक बिज़नेस का एक नाम होता है, एक वर्थ होती है जो ओवर एंड अबव द वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस कॉलेज में बैठे हुए हैं और एक बंदा एक आके कहता है जी मैंने ये कॉलेज ख़रीदना है, और फिर वो देखे कि कुर्सियाँ कितने रुपए की पड़ी हुई हैं और एसी कितने रुपए के पड़े हुए हैं, और कहे हाँ जी मैंने हिसाब किताब लगाया, आपके पास 2.5 करोड़ के एसेट्स पड़े हुए हैं, ये मेरे से 2.5 करोड़ पकड़े, अपना कॉलेज मुझे दे दें। तो मैं कहूँगा भाई ये एक बड़ी मेहनत से बना हुआ कॉलेज है, इसमें एक फ़्लो है, यहाँ का एक नाम है, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, आते हैं, और हम हर सेशन में बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमारे कॉलेज की वर्थ सिर्फ वो एसेट्स नहीं हैं जो यहाँ रखे हुए हैं, वो नाम जो हमने कमाया वो भी है। चलो ये तो एक इस तरह का इदारा है जो को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस इस तरह से होते हैं कि अगर एक 2.5 करोड़ का बिज़नेस हो तो शायद वो सालाना प्रॉफिट भी 1 करोड़ रुपए का कमा रहे हो। तो एक ऐसा बिज़नेस जो सालाना 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाता हो और दूसरा बंदा आके वो बिज़नेस खरीदे, तो बिज़नेस के सिर्फ एसेट्स की वर्थ नहीं देगा, वो देखेगा कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा कैश जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर एक शख्स किसी का बिज़नेस खरीद रहा है तो जो बेचने वाला है वो कहता है भाई मुझे गुडविल भी दो। टिपिकल एग्जांपल रेगुलर क्लास में दी जाती है, बात समझ आ जाती है कि एक इलाके में एक बंदे का मिठाइयों का काम बड़ा मशहूर है, सबको पता है कि यार ये वाली दुकान के पास ना सबसे बेस्ट मिठाई होती है, अच्छे लोग हैं, मुनासिब कीमत है, तो हर दिन उनके पास सैकड़ों ग्राहक आते हैं मिठाई लेने के लिए। दुकान में रखे हुए जो एसेट्स हैं वो मुश्किल से 40 लाख के हैं, लेकिन वो दुकान ऐसी है कि वो माहाना 15-1 लाख रुपए फ़र्ज़ करें प्रॉफिट कमा के दे देती है। तो एक सेठ आके कहता है उस दुकान वाले से कि मुझे अपनी दुकान बेचोगे, तो वो 40 लाख रुपए में दुकान नहीं बेचेगा, 40 लाख तो उसके एसेट्स की वर्थ है। वो ये कहेगा कि भाई ये एक ऐसी दुकान है जो 15 लाख रुपए कमा के दे रही है, इसका नाम ऐसा डेवलप हो गया, लोग इस पर इतना भरोसा करते हैं, तो शायद वो कहे भाई मुझे 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ दो, फिर मेरे से ये दुकान ले लो, क्योंकि ये दुकान तो मैं कमा के देती रहेगी। तो ये जो इसने ओवर एंड अबव जितने भी पैसे लिए हैं इसको क्या कहेंगे? ये गुडविल के पैसे लिए हैं। रूल ये है कि आप एक दुकान खरीदें और उसकी गुडविल के भी पैसे दें। वो मिठाइयों की दुकान खरीदे, उसके नाम के पैसे दे, गुडविल के पैसे दे। अब उसने 4 करोड़ खर्चा और वो दुकान का मालिक बन गया, ओरिजिनल ओनर उठा, साथ वाली दुकान किराए पे ली और उसको भी मिठाइयों की दुकान बना दिया, और बाहर लिख के लगा दिया असली और पुरानी मिठाइयों वाली दुकान, असल इंतज़ामिया के साथ। तो उस गरीब ने जो 40 लाख से ऊपर गुडविल के पैसे भरे हैं उसको क्या फ़ायदा हुआ? लोग फिर इसे देख के साथ वाली दुकान पे आ जाएंगे और साथ वाली दुकान को बिज़नेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर एक बंदे ने दूसरे से गुडविल समेत उसका बिज़नेस खरीदा, यस अब उसके पास ये राइट है कि दूसरे बंदे को रोक सकता है। अगर उसने गुडविल समेत खरीदा तो दूसरे बंदे को बिज़नेस करने से वो रोक सकता है। वो कहेगा इस इलाके में या इतने अरसे तक आपने ये वाला बिज़नेस नहीं करना। तो रूल ये है कि एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मना है, किसी को कोई भी लॉफुल बिज़नेस करने से आप नहीं रोक सकते। लेकिन एक्सेप्शन है, सेलर में एग्री विद बायर। सेलर बायर से एग्री कर सकता है, जो अपनी दुकान बेच रहा है, अपना बिजनेस बेच रहा है, वो बायर से एग्री कर सकता है कि ठीक है मैं ये इस तरह का बिज़नेस इस तरह की इलाके में या इतने इलाके में ये वाला बिज़नेस नहीं करूँगा। डन। तो ये दूसरा रूल है और उसकी एक्सेप्शन। फिर फाइनल रूल की तरफ आते हैं, वेजरिंग। ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो मना होते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं कर सकते। इस वक्त मेरे ख्याल में ये समझाना तो गलत होगा कि वेजरिंग किसे कहते हैं और कंटिजेंट किसे कहते हैं, फ़र्क हमें पता है। वेजरिंग एक शर्त वाला एग्रीमेंट है। लॉ कहता है कि शर्त लगाने का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। कोई भी बंदा दूसरे के साथ वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं करेगा। वेजरिंग एग्रीमेंट वो जिसमें पहले ही दिन से शर्त इन्वॉल्व है, जिसमें पहले ही दिन से शर्त इन्वॉल्व है। अब इसमें अगर एक स्टेप आगे बढ़ें तो लॉ को इस एग्रीमेंट पे बड़ा गुस्सा है, वेजरिंग पे। वो बताता जा रहा है और हम सुनते जा रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं वेजरिंग वॉइड है। हमने कहा ओके, उसे फिर गुस्सा आया, उसने कहा वेजरिंग से कनेक्टेड जो एग्रीमेंट है वो भी वॉइड है। हमने कहा ठीक है जी, सही है, मान लिया।
उसने कहा वेजरिंग करने वाले बंदों ने भी गलत हरकत की है। ठीक है जी, वो भी सही हो गया। उसने कहा वेजरिंग से अगर कोई इनाम जीता तो वो इनाम अदालत में जाके क्लेम भी नहीं कर सकते। वेजरिंग में अगर आपको दूसरे की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन आनी है या उसने कुछ परफॉर्म करना है, एक बंदे ने दूसरे से शर्त लगाई है कि देखना कल बारिश होती है, उसने कहा कल कंफर्म बारिश नहीं होगी, इसने कहा अगर हो जाए, उसने कहा मैं 5वीं मंजिल से छलांग लगा दूंगा, बारिश हो गई। अब वो 5वीं मंजिल से छलांग ही नहीं लगा रहा, बेईमानी है ना, गलत बात है, एग्रीमेंट नहीं फॉलो कर रहा। अदालत लेके गया बंदा और उसने कहा जी इससे कहें 5वीं मंजिल से छलांग मारे, मैंने शर्त जीती है। तो अदालत ना परफॉर्मेंस वो करवाएगी इसकी, ना उसके पैसे अप्रूव करवाएगी, ना किसी किस्म का डैमेज अवार्ड करेगी, ना इस केस में अदालत में आए हुए किसी भी फैसले को, किसी भी मामले को किसी भी तरह से वो नहीं करेगी, अकोमोडेट नहीं करेगी। फ़र्ज़ करें एक माइनर और एक गार्डियन है। बच्चा अपने गार्डियन से कहता है कि अंकल मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं शर्त पे पैसा लगाऊं, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। आप मेरे ब्याह पे एग्रीमेंट कर सकते हैं, जाएं मेरा थोड़ा सा पैसा उठा के फ़लाना शर्त में लगा दें। उसने को 10 लाख रुपए उठाया और जाके शर्त में लगा दिया, शर्त हार गए। जब बच्चा बड़ा होगा और बच्चे को इसकी प्रॉपर्टी मिल रही होगी और जब चचा अपने खर्चे उसमें से रिकवर कर रहा होगा, तो वो जो उसने 10 लाख रुपये शर्त में हारे हैं वो रिकवर नहीं कर सकता बच्चे से। किसके कहने पे लगाए थे? बच्चे के कहने पे। लेकिन किधर लगाए थे? शर्त में। शर्त गलत है। ये ऐसे ही जैसे एक बंदा किसी को कत्ल कर दे, उसे आगे पकड़े, ये क्या किया? वो कहे मैंने उसके कहने पे किया है, उसे पकड़ो। तो हम कहेंगे नहीं भाई तुमने गलत किया ना, जिस मर्ज़ी के कहने पे किया हो। अब कोई भी उठ के कह दे मैं तो कोई काम अपनी पसंद से करता ही नहीं, मैं तो जो कहता है वो कर देता हूँ, तो फिर हम उसे कहेंगे कि भाई जिसने कहा वो तो गलत आदमी है, तुम कौन से सही आदमी हो जो तुमने एज इट इज़ सारी गलत बातें मान ली। तो अगर एक बात की जाए, एक गलत एग्रीमेंट किया जाए, तो जिसने कहा है वो भी गलत है और जो कर रहा है एग्रीमेंट वो भी गलत है। तो बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चा तो शरारती है, उसने उल्टी सीधी बात कर दी, बड़े को चाहिए था समझाता, तो ये बड़ा एडजस्ट नहीं कर सकेगा। लॉ एक स्टेप आगे बढ़ता है, कहता है एक शख्स मरने वाला है, मरने से पहले वो अपने एक बच्चे को पास बुला के कहता है बेटा मेरी एक ख्वाहिश है, मरने से पहले पूरी करना चाहता हूँ, 5-1 लाख रुपए का ना कुछ शर्त लगा लो मेरे ब्याह पे जाके, फ़लाना बंदे से जाके शर्त लगाओ और उसको कहो कि मैं अपने फादर की तरफ से आया हूँ शर्त लगाने के लिए, और 5-1 लाख रुपए शर्त में लगा दो, मैं मरने से पहले एक दफ़ा शर्त जीतना चाहता हूँ। इसने जाके शर्त लगाई, शर्त हार गया, आके अब्बा जी को बताया, उनका इंतकाल हो गया। बस ज़ाहिर उनकी ख्वाहिश थी, आखिरी ख्वाहिश थी, वो शर्त जीतना चाहते थे, वो आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब हुआ ये कि जब विरसा तकसीम हो रहा था कि अच्छा जी अब्बा जी की जायदाद में कितने पैसे हैं, सारा कुछ है, तो ये तय हुआ कि ठीक है हर भाई के ज़िम्मे 10-10 लाख आएगा। तो सबसे बड़े भाई ने इसको पकड़ाए 5 लाख। इसने कहा जी बकाया 5 लाख। उसने कहा वो तुम अब्बा जी से पहले ले गए थे पैसे। उन्होंने कहा वो तो अब्बा जी ने कहा था शर्त में लगाने का। उन्होंने कहा वो तो बीमार आदमी थे, बुज़ुर्ग आदमी थे, तुम समझा देते, इल्लीगल बात है। कहने का मतलब है वो वाला 5 लाख जो उसने अब्बा के ब्याह पे लगाया है वो इसमें से कट, इसके हिस्से में से कट जाएगा, ये एडजस्टमेंट नहीं करा सकेगा अपनी जायदाद में उस 5 लाख की। यानी लॉ को इतना गुस्सा है कि जो ये गलत काम करेगा उसी के ज़िम्मे पड़ेगा। तो यहाँ अगर किताब में देखें तो किताब वेजरिंग एग्रीमेंट पे लिखती चली जाती है, 2 पर्सन्स के दरमियान जब भी एक बेट होगी जिसमें पैसे या कोई भी और अदर थिंग पेबल होगी ऑन हैपनिंग नॉट हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, तो वो वेजरिंग है, ये हमें पता है बात। सच एग्रीमेंट वॉइड, ओके। ऑल कनेक्टेड एग्रीमेंट जो नोइंगली मेड किए गए हैं उसको सपोर्ट या गारंटी करने के लिए वो भी वॉइड है। कोई केस भी नहीं कर सकते फॉर रिकवरी ऑफ एनी सम ऑफ मनी पेबल या कोई कमीशन वगैरह। एक बंदे ने 2 बंदों की शर्तें करवाई और उसका कमीशन तय हुआ, वो अपने कमीशन के लिए भी नहीं बात कर सकता। जो पैसा जीता है वो पैसे जीतने के लिए भी बात नहीं कर सकता। नो सूट शैल बी फाइल फॉर फोर्सिंग एनी पर्सन टू एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और एनी अनसर्टन इवेंट। अब किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकते, किसी को अदालत में बाउंड भी नहीं कर सकते कि तुम्हें मानना होगा इस शर्त का फैसला, चूँकि शर्त तो गलत है। पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एनी एडजस्टमेंट फॉर मेकिंग एनी पेमेंट रिलेटिंग टू एनी वॉइड एग्रीमेंट। अगर एक शख्स ने दूसरे के ब्याह पे वॉइड एग्रीमेंट में कोई पैसे लगाए हैं तो उसको एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। कहाँ कहाँ? गार्डियन ऑफ द माइनर ऑन हुज बिहाफ ही मेड पेमेंट, या हेयर यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज पर्सन ऑन हुज बिहाफ ही मेड पेमेंट। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जो अपने उसने जो डिजीज़ पर्सन के ब्याह पे वो की है पेमेंट वो भी एडजस्ट नहीं कर सकता। गार्डियन ने जो माइनर के ब्याह पे की है वो भी एडजस्ट नहीं कर सकता। जो गलत चीज़ है वो गलत है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे लॉ एक लास्ट एक्सेप्शन बताता है। वेजरिंग एग्रीमेंट की एक बड़ी मशहूर एक्सेप्शन है, वो मशहूर एक्सेप्शन के पीछे केस है। वक्त कम भी है और इतना कम भी नहीं है, थोड़ा सा जल्दी से समेट देता हूँ।
अंग्रेज़ों ने ये देखा कि ये वेजरिंग बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि बड़े सगीर में जो है ना लोग बहुत ज़्यादा शर्तें लगाते थे। तो 1872 का जब कानून बन रहा था तो उस टाइम पे जो यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने एक रूल रख दिया कि वेजरिंग मना है, शर्तें नहीं लगा सकते, और उसको कानून का हिस्सा बना दिया। उन्हें फिर खुद ही से एहसास हुआ कि वो तो ख़ुद भी शर्तें लगाते हैं। अब बड़े सगीर के अवाम को तो मना कर दिया, लेकिन वो जो अंग्रेज़ थे जिन्होंने कानून बनाया वो तो खुद शर्तें लगाते थे बहुत शौक से। घोड़ों की रेस करवाते थे, बड़े बड़े वो सेटअप अरेंज करते थे और बैठ के बड़ी बड़ी शर्तें लगाते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, पहली एक्सेप्शन लेके आए। एक्सेप्शन ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक शर्त लगाना मना है, लेकिन सिर्फ घोड़ों पे शर्त लगाई जा सकती है, घोड़ों की रेस पे शर्त लगाई जा सकती है। बड़े सगीर के अवाम को समझ आ गया कि बाकी सारी शर्तें मना हो गई हैं, सिर्फ घोड़ों की शर्त अलाउड है। तो जहाँ जहाँ कोई घोड़ों का मैच हो रहा होता था, जहाँ जहाँ कोई रेस हो रही होती थी, अमीर बैठे होते थे अपने पेविलियन में, अपने सारे वो जो जगह है बड़े एग्जेक्टिव से हॉल में, गरीब आके ज़मीन पे बैठ जाते थे और घोड़ों की रेस को देखते थे और फिर कहते थे काले वाले ने जितना है कि चिट्टे वाले ने। उनको तो शर्त लगाने का भी नहीं मिल गया। अंग्रेज़ परेशान हो गए, तो अंग्रेज़ ने फिर रूल को रिवाइज़ किया। उन्होंने कहा शर्त लगाना मना है, लेकिन घोड़ों की रेस पे लगाई गई वो शर्त जो कि बड़ी अमाउंट की है वो वैलिड है। उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने 500 रुपये की खती रकम रख दी। 1872 के ज़माने के 500 रुपये, आज के लाखों रुपए बड़े आराम से काउंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कह दिया 500 रुपये से ऊपर की शर्त जो लगाएगा ना, बस वो अलाउड है। लोग, ये रूल आया, लोग शर्तें लगाना ख़त्म हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों को पता लगा कि उन लोगों ने कमेटियाँ डाली हुई हैं, पैसे जोड़े हैं, 5-6 लोग इकट्ठे हो, भाई शर्त तो लगानी है, शर्त के बगैर कहाँ जाएं बेचारे। तो वो पैसे जोड़ते थे, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे मिलके, और फिर इतने पैसे इकट्ठे कर लेते थे कि वो 500 रुपये की शर्त लगा सकें। तो फिर इकट्ठे हो गए, वो 500 रुपये की शर्त लगाते थे, और वो कोई हारता था जीतता था, फिर लड़ाई फड्डे होते थे, फिर अदालत में मसले जाते थे, और फिर यही होता था कि ये तो एक्सेप्शन है, अलाउड है। तो उन्होंने फिर आखिरी कील ठोक दिया ताबूत में। उन्होंने कहा जी शर्तें मना है, लेकिन घोड़ों की रेस पे लगाई गई शर्त कम से कम 500 रुपये की शर्त, और शर्त की रकम जीतने वाले घोड़े के मालिक को जाएगी। अब पैसे जोड़ के जो शर्त भी लगाएगा वो एक दूसरे को नहीं दे सकते पैसे। वो शर्त तभी लीगल होगी जब वो शर्त के पैसे जीतने वाले को मिले, उससे फिर जो है ना कहीं वो लोग बाज आए। तो ये अजीब सी एक एक्सेप्शन अचानक से आ जाती है, तो इसके पीछे लॉजिक बताना ज़रूरी है। एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टू अ प्लेट और प्राइज़ या प्लेट, वो प्लेट सी होती थी जिसमें सारे वो पैसे इकट्ठे होते थे और वो जीतने वाले के सामने रख दी जाती थी। तो कोई भी प्लेट या प्राइज़ ऑफ द वैल्यू ऑफ 500 एंड अबव टू बी अवॉर्डेड टू विनर ऑफ अ हॉर्स रेस। तो हॉर्स रेस के विनर को 500 से ऊपर के अगर पैसे शर्त में मिलने हैं, वो शर्त अलाउड है, बाकी सारी शर्तें मना है। ये 500 रकम अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में सेट की थी। अगर अंग्रेज़ आज हयात होते और यहाँ मौजूद होते तो अब तक इसको कई लाखों तक पहुँचा चुके होते, लेकिन लॉ हमें मिला और हमने कहा अंग्रेज़ों ने इतना पाकीज़ा लॉ बनाया है तो इसमें एक फुल स्टॉप भी हम क्यों बदलें। तो ये अभी भी उसी तरह से 500 की एक्सेप्शन है। अंग्रेज़ों से पूछें तो उन्हें भी नहीं पता कि 500 रुपये अभी भी मौजूद हैं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन्होंने चीज़ें रिवाइज़ कर दी हुई हैं, अपने मुल्कों के हिसाब से सेट कर दी हैं। हम इसको सहीवा मानते हैं, अंग्रेज़ ने लिखा है, अच्छा होगा। अंग्रेज़ तो अच्छे लोग होते हैं ना, बहुत अच्छे लोग होते हैं सर। लें जी, आज का ओरिजिनल टारगेट, वैसे तो आज का ओरिजिनल नहीं है लेकिन बहरहाल आज का डीम टू बी ओरिजिनल टारगेट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पास पेपर एनालिसिस में देखा था 50 से 55% ऑफ द पेपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यू कैन एज्यूम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के वो लॉजिकल होंगे, और लॉजिकल सवालों की भी मेजॉरिटी चैप्टर 6, 7 और 4 में क्लासीफाई हो रही होगी। इसके अलावा भी बाकी चैप्टर्स में से कहीं से भी वो लॉजिकल सवाल बना सकते हैं। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहाँ जहाँ आपको लिस्टें नज़र आएँ, 4-5 चीज़ों की लिस्ट आपको नज़र आए, फ्रॉड की 5 शर्तें आप याद कर लें, आपको एसेंशियल्स ऑफ़र के नज़र आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस के नज़र आ रहे हैं, याद कर लें, ऑफ़र कैसे कैसे रिवोक हो सकती है। यानी कि कुछ जगह आपको कुछ रूल्स नज़र आएंगे, हर रूल अलग होगा, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ एक लिस्ट ऑफ रूल्स नज़र आए, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के जी ये 5-6 रूल्स हैं, फ़लाना की ये 5 रूल्स हैं, फ़लाना की 5 एक्सेप्शन हैं, 5 चीज़ों को ऑब्जेक्ट के की वो कहते हैं इलीगैलिटी। तो जहाँ जहाँ आपको लिस्ट नज़र आए 3-4 चीज़ें या उससे ज़्यादा की, उसको याद रखना है ख़ास तौर पे।
समझना सारा है, लेकिन उसको इस तरीके से तैयार कर लेना है कि पेपर में अगर आए तो आप उसको क्रैमिंग वाले सवाल में भी कर सकें। क्रैमिंग के सवाल मेजॉरिटी प्लेस होते हैं चैप्टर 1 से 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि अदर लॉज और लीगल सिस्टम से। लेकिन जो पार्टनरशिप का लॉ है, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ज़्यादा वेटेज होती है या ज़्यादा उनकी कोशिश होती है सिनेरियो। इन दो के अलावा सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा चैप्टर है जहाँ पे चैप्टर 14, जहाँ कभी कभी वो लॉजिकल सवाल बनाते हैं और कभी कभी रट्टे वाले सवाल बनाते हैं। अदरवाइज़ ये है कि आपको ज़्यादातर लॉजिकल सवाल पार्टनरशिप में मिलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपने लॉजिकली तो बहुत अच्छी तरह से समझना है, लेकिन उसके बाद चीज़ों को याद भी करना है। जब इससे आगे जाएंगे मैं लॉजिकली ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन आपने किसी भी टाइम पे ये नहीं सोचना कि अगर मुझे समझ नहीं आई है तो मेरा क्या होगा। आपने क्रैमिंग ज़रूर कर लेनी है। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कभी टाइम शॉर्ट हो तो आपने चीज़ों को क्रैम करना है अगर वो समझ नहीं भी आ रही, क्योंकि आईकेएफ का फोकस थोड़ा सा वहाँ क्रैमिंग का है। लॉजिकल चीज़ें उनकी लॉजिकल नंबर अच्छे खासे उनके बड़े आराम से कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप से पूरे हो जाते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको लॉजिकल चीज़ नज़र आएगी, बीच बीच में कुछ लिस्टें नज़र आएंगी। जब कोई लिस्ट नज़र आएगी तो हम देख लेंगे कि वो लिस्ट को हमें क्रैम कर लेना चाहिए। तो बीच बीच में मुझे कहीं नज़र आएगा तो मैं आपको याद भी करा दूंगा कि देखेंगे एक लिस्ट आ गई है, इस लिस्ट को आप लोगों ने क्रैम कर लेना है। लेकिन अगेन अगर कहीं लिस्ट नज़र आए और मैं आपको बता ना भी पाऊँ और वो एक लिस्ट हो, तो उसको एहतियातन आपने याद कर लेना है कि पेपर में उसमें सीधा सवाल भी आ सकता है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पुराने ज़माने में एक चैप्टर होता था पार्टनरशिप का, आईकेएफ ने उसको 3 जगह से कट लगा के 3 चैप्टर बनाए। फिर उन्हें लगा कि नहीं अभी भी मज़ा नहीं आया, कुछ टॉपिक डिलीट भी कर दिया। तो पुराने ज़माने के बिज़नेस लॉ के 27 चैप्टर्स में से एक चैप्टर होता था पार्टनरशिप, जिसके 3 टुकड़े करके उसमें से भी चीज़ें माइनस कर दी हैं। आपको बड़ा प्यारा वाला बी लॉ मिला है। इससे पहले कि उन्हें समझ आए कि बहुत ही छोटा सब्जेक्ट बन गया है, जल्दी से इसे पास करके आगे निकलने, इससे पहले कि कोई नई स्कीम कोई नई वैरायटी जो है ना वो खामखा लोगों को तंग करे। तो पार्टनरशिप के 3 चैप्टर्स में पहला बताता है पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं, पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है और इसके बेसिक रूल्स ये बनती कैसे है। सेकंड जो चैप्टर है यानी कि 12th चैप्टर बताएगा पार्टनर्स के आपस में क्या राइट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां ड्यूटी हैं। बड़ा ही कॉमन सेंस वाला बड़ा आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। देन आता चैप्टर 13 जो बताता है पार्टनर्स के बाहर की दुनिया के साथ क्या मामले हैं और बाहर की दुनिया के साथ पार्टनर का क्या रिलेशन है या किस किस्म के मामला आता है। तो हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप इज़ तकरीबन लाइक जॉइंट प्रोमिसर्स। यहाँ सामने लिखा हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मतलब बजाय इसके कि मैं इसे उठाऊँ बोर्ड पे लिखूँ उस पर टाइम लगे, बल्कि हम यहाँ थोड़ा सा साइड पे तो बना ही सकते हैं, फिर साइड पे ही बना लेते हैं। ABCD ये 4 लोग हैं जो कि एक पार्टनरशिप में, और ये मिस्टर वाई के साथ डील कर रहे हैं। 4 बंदे हैं, ये चारों एक पार्टनरशिप के अंदर है और ये मिस्टर वाई के साथ डील कर रहे हैं। तो वो जो 4 लोग पार्टनरशिप के अंदर, उनमें से हर अकेले बंदे को हम कहेंगे वो पार्टनर है। अकेले बंदे को क्या कहेंगे, वो पार्टनर है। इस पूरे ग्रुप को ये पूरा ये ओवल बना हुआ है जिसके अंदर ये चारों हैं, इनको मिला के हम फर्म कहेंगे या पार्टनरशिप कहेंगे। और हर वो शख्स जो इस पार्टनरशिप के साथ डील कर रहा है उसको कहेंगे थर्ड पर्सन। यानी एक पर्सन है फर्म, दूसरा पर्सन है पार्टनर्स, तीसरा पर्सन है जो भी कोई भी इनसे डील करेगा। तो पार्टनरशिप में ना 2 चैप्टर के रूल्स अप्लाई होंगे, एक एजेंसी के और एक जॉइंट प्रोमिसर्स वाले। ये जॉइंट प्रोमिसर्स हैं तो इनकी सारी वही वाली बातें हैं कि इनकी लायबिलिटीज़ जॉइंट एंड सेवरल है, उसी तरह से कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेज है, उसी तरह से बाकी सारे मामला हैं, उसी तरह से एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदार हैं। फिर एजेंसी का क्या मामला है, फॉर एग्जांपल इनमें से बी ने एक एक्शन किया, अगर उसने एक्शन अपनी पार्टनरशिप के लिए किया और पार्टनरशिप में रहते हुए किया तो इसको हम कहेंगे एक्ट ऑफ फर्म। 4 पार्टनर्स हैं, चारों का काम है कि वो फर्नीचर ख़रीदते हैं और बेचते हैं। मिस्टर बी गया, जाके उसने फर्नीचर ख़रीदा, मिस्टर बी का फर्नीचर ख़रीदना अपनी फर्म के लिए मिस्टर बी का एक्शन नहीं कहलाएगा, फर्म का एक्शन कहलाएगा। जॉइंट प्रोमिसर्स में उन जॉइंट प्रोमिसर्स को कलेक्टिवली कुछ नहीं बोलते थे। पार्टनरशिप में क्या होता है, चंद लोग मिलजुल के आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे के साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे होते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत ये सारे मिलके कंबाइंड बिजनेस काउंट होगा, बिजनेस का एक नाम होगा फर्म या पार्टनरशिप। तो हर बंदे का एक्शन फर्म का एक्शन है। मिस्टर बी के एक्शन पे पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। मिस्टर बी ने अगर किसी के साथ जुल्म कर दिया, फर्नीचर खरीदते हुए को फ्रॉड कर दिया, गड़बड़ कर दिया, पूरी फर्म जिम्मेदार।
तो इसका मतलब है इनमें से हर पार्टनर एजेंट भी है सबका और हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है सबका। जब बी कोई एक्शन करेगा तो बी बन जाएगा एजेंट और ए, सी और डी बन जाएंगे उसके प्रिंसिपल। या यूँ समझे कि बाकी सारी जो फर्म है वो बन जाएगी प्रिंसिपल। ए एक्शन करेगा तो ए बन जाएगा एजेंट और बाकी सब बन जाएंगे प्रिंसिपल। इसका मतलब है हर बंदा एजेंट है क्योंकि वो काम करता है, दूसरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रिंसिपल है क्योंकि वो दूसरों के कामों पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो कि हमें अगर समझ आ जाए तो फिर उसके बाद हमारे लिए चीज़ें समझना थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं, जॉइंट प्रोमिसेस हमें समझ आए हुए हैं। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। पार्टनरशिप इज़ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, लोगों के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जिन्होंने तय किया है कि वो एक बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, जो वो सब कर रहे हैं उनमें से कोई भी बाकियों के बिहाफ पे कर रहा है। एजेंसी वाली बात भी कर दी। तो पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसमें चंद लोग मिलकर आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं एक बिजनेस के और उसमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फर्म और पार्टनर क्या है? वो पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर हुए एक दूसरे के साथ वो पार्टनर्स कहलाएंगे इंडिविजुअली, और कलेक्टिवली सारे मिलके क्या कहलाएंगे? फर्म। और जिस नाम से वो बिजनेस करेंगे वो कहलाएगा फर्म का नेम। तो फिर एक्ट ऑफ फर्म किसे कहेगा? एक्ट ऑफ फर्म का मतलब है कोई भी एक्ट या ओमिशन बाय ऑल या एनीवन, सारे को एक्शन करें या उनमें से कोई एक बाकियों के बिहाफ पे करे, विच गिव राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। भाई बी जाके खरीदारी करके आ गया फर्म के बिहाफ पे, अब पैसे कौन देगा? फर्म। तो फर्म लीगली बाउंड हो गई बी के एक्शन पे। तो बी का ये एक्शन जिसमें इसने फर्म को बाउंड कर दिया, ये इसका एक्शन नहीं कहलाएगा, ये फर्म का एक्शन कहलाएगा। इसका मतलब इनमें से जो भी काम करेगा तो हम कहेंगे भाई ये फर्म ने काम किया है। एंड फाइनली इसमें थर्ड पार्टी आती है। थर्ड पार्टी इन रिलेशन टू फर्म, ये आपके पास गलत लिखा होगा, फॉर्म लिखा होगा, किताब में से फर्म कर लें। थर्ड पार्टी यूज्ड इन रिलेशन टू फर्म और टू अ पार्टनर देयर इन मीन्स एनी पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में थर्ड पर्सन उसे कहेंगे वो शख्स जो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है, यानी इन चार बंदों के अलावा दुनिया का हर पांचवा बंदा थर्ड पर्सन है। तो पार्टनरशिप ओवरऑल प्रिंसिपल है, हर पार्टनर एजेंट है, और इन दो के अलावा ये एजेंट जाके थर्ड पर्सन से डील करेगा और थर्ड पर्सन और पार्टनरशिप के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। 100% वही बात है जो एजेंसी में थी। अब यहाँ पे अगला मरहला आता है कि पार्टनरशिप बनती कैसे है, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, पार्टनरशिप किस तरह से चल रही होती है। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन इकट्ठे हैं और वो कहते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप हैं, तो मैं कहूँगा अच्छा निशानियाँ पूरी होती हैं पार्टनरशिप की। किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन को पार्टनरशिप बनने के लिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या थी? रिलेशन बिटवीन पर्सन है, लोगों के दरमियान कोई रिलेशन है, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने आपस में एग्री किया हुआ है। क्या एग्री किया हुआ है? प्रॉफिट शेयर करेंगे। किस चीज़ के? बिजनेस के। जो कोई एक कर रहा है या सब कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें कुछ लोग हैं, एक शर्त, इन्होंने कुछ एग्री किया हुआ है, दूसरी शर्त, ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तीसरी शर्त, बिजनेस करेंगे, चौथी शर्त, और अकेला करे या सबके लिए करे, यानी कि एजेंसी होगी। तो ये 5 बुनियादी शर्तें इस डेफिनेशन के अंदर छुपी हुई हैं। तो जब भी हमने किसी भी बिज़नेस को देखना होगा कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है, हम उन्हीं 5 शर्तों की बात करेंगे। 2 और मोर पर्सन की एसोसिएशन होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एक बिज़नेस होना चाहिए, और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए कि एक दूसरे के लिए लायबल हो। किताब ने इन सारों को पॉइंट्स बना के बताया है, तो एक दफ़ा हम लॉजिकली समझ लेते हैं, फिर किताब की इंग्लिश तो हम साथ साथ देख लेंगे। अगर मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद क्लैरिफाई करना चाहूँ तो एक एक करके हम सारी चीज़ों पर बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। एक बंदा पार्टनरशिप नहीं बनाएगा। पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए कम से कम कितने बंदे चाहिए? 2। तो हम कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। अब कितने ज़्यादा हों, पार्टनरशिप का एक खामोश है, याद रखना है। पार्टनरशिप का लॉ खामोश है, उसने नहीं बताया कि कितने बंदे होने चाहिए मैक्सिमम। कंपनीज़ एक्ट है, उसका सेक्शन 9 है, वो रुकावट डालता है। कंपनीज़ एक्ट ये कहता है कि पाकिस्तान में अगर कभी भी कोई बिज़नेस 20 से ज़्यादा बंदों पे चल रहा है तो उस पर वाजिब है कि वो कंपनी लॉ में रजिस्टर हो जाए, पार्टनरशिप ना रहे। तो कंपनी के लॉ ने ये बताया है कि 20 से ज़्यादा बंदे पार्टनर्स नहीं बन सकते। इसी तरह से बैंकिंग का लॉ ये कहता है कि 10 से ज़्यादा बंदे बैंकिंग के बिज़नेस में पार्टनर्स नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितने हैं, तो आपका पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया, लेकिन कुछ और लॉज ने बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 20 होंगे नॉर्मल बिजनेस में, और जो बैंकिंग का बिजनेस है उसमें 10 बंदे होंगे मैक्सिमम।
एक छोटी सी एक्सेप्शन है, अगर प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स, अकाउंटेंट, बैंकर्स, डॉक्टर्स, इस तरह के लोगों ने फर्म बनाई हुई है, इन पे 20 वाली कैद नहीं है, इनकी 20 से ऊपर हो सकती है। तो सबसे पहले तो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, फिर इनके दरमियान एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट ज़बानी भी हो सकता है और लिख के भी हो सकता है, याद है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये लिख के हो। जब लिख के होगा तो इसको हम कानून की ज़बान में कहेंगे पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए इनके दरमियान। पार्टनरशिप डीड क्या करेगी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो इनके दरमियान सारी बातें तय करेगा। भाई अगर चंद लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप करनी है, अगर ये रेगुलर क्लास होती तो मैं मुख्तलिफ लोगों से पूछता और एक कॉमन सेंस वाली बात लेते, वही किताब में लिखी मिलती। वक्त कम है तो मैं खुद रिपीट कर देता हूँ। अगर एक पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच में हो रही है तो ऑब्वियसली वो डिसाइड करेंगे कि हमारा नाम क्या है, हम क्या बिज़नेस करेंगे, हम कितने लोग होंगे, हमारी परसेंटेज क्या होगी, हम में से प्रॉफिट कौन कौन शेयर करेगा। समटाइम कुछ पार्टनर कहते हैं मैं प्रॉफिट शेयर करूँगा, लॉस शेयर नहीं करूँगा। फिर किसी की सैलरी होगी या नहीं होगी, किसी का ये वाला मामला होगा या नहीं होगा, पार्टनरशिप ख़त्म होगी तो क्या करेंगे, कारोबार के क्या हिस्से होंगे, कौन बंदा एक्टिव पार्टनर होगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर होगा, कौन मेन काम करेगा, कौन पैसे लेके आएगा, कौन स्किल्स प्रोवाइड करेगा। तो एक कागज़ पे सारा कुछ जितना मैक्सिमम लिख सके उतना अच्छा है। पार्टनरशिप में अगर पहले दिन मैक्सिमम बातें लिखी गई हैं तो फिर मसले नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये है कि लोग पहले दिन बहुत सारी बातें नहीं लिखते, जिसकी वजह से बाद में फटे होते हैं। तो आइडियली देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, और रिटर्न हो तो क्या ही खूबसूरत बात है। इसका मतलब है कि मैंने ओरल को मना नहीं किया, बट प्रेफरेंस क्या है उसको साबित करना आसान होता है। तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान में एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्लास से बाहर निकले और अचानक से आप 6-7 लोगों ने मिलकर कोई काम करना शुरू कर दिया और आपस में कुछ भी नहीं तय किया, तो दिखने वाले को लगेगा कि ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, पार्टनर्स होंगे। अगर आपने आपस में तय नहीं किया तो आप पार्टनर्स नहीं हैं। एक बंदे की डेथ होती है, उसके 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे बाप के कारोबार में जाके बैठना शुरू कर देते हैं। एक बंदा कैश को डील करना शुरू कर देता है, कुछ और खुद ही से सोचते हैं कि चलो हम ये जिम्मेदारी अपने अपने हिसाब से उठाना शुरू कर दें। चूँकि उन्होंने आपस में कुछ नहीं तय किया हुआ, तो ये पार्टनर्स नहीं है। तो स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है, दिखने में क्या लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एग्रीमेंट क्या कहता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हर बंदे को प्रॉफिट की परसेंटेज मिलनी चाहिए। यानी पार्टनर अगर एक बंदा है तो उसको चाहे 1% प्रॉफिट मिले, लेकिन मिलना ज़रूर चाहिए। देयर मस्ट बी नो पार्टनर जो कहे मुझे 0% प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट का शेयर होल्डर होना शर्त है, हाँ लॉस का शेयर होल्डर होना शर्त नहीं है। कुछ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो लॉस का हिस्सा ना ले रहे हो और सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करते हो। तो हर पार्टनर प्रॉफिट का शेयर लेगा, लेकिन यहाँ लॉ ने अचानक से आपको रोक के कहा, समटाइम आपको ऐसा नज़र आएगा कि कुछ लोग प्रॉफिट का हिस्सा ले रहे हैं लेकिन वो पार्टनर नहीं है। हर पार्टनर के लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉफिट का हिस्सा ले, लेकिन हर प्रॉफिट का हिस्सा लेने वाला ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर भी हो। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि हो सकता है कि हर 10वें फ्लोर से गिरने वाला शख्स मर जाए, लेकिन हर मरा हुआ शख्स 10वें फ्लोर से नहीं गिरा होगा, वो किसी और वजह से भी हो सकता है। तो हर पार्टनर के लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉफिट का हिस्सेदार हो, लेकिन हर प्रॉफिट के हिस्सेदार के लिए ज़रूरी नहीं है पार्टनर हो। सकता है आपने किसी से लोन पकड़ा, उसने कहा हाँ भाई मुझे क्या इंटरेस्ट दोगे, आपने कहा इंटरेस्ट गलत चीज़ है, हम आपको अपने प्रॉफिट का 10% दे दिया करेंगे, तो उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, लेकिन वो पार्टनर नहीं है। एक बंदे की डेथ हो गई पार्टनर की, उसकी बेवा आई और आपसे हिस्सा मांगने, तो आपने कहा हम हिस्सा दे देते हैं, या दूसरी ऑप्शन ये है कि तुम आराम से घर बैठो, हम इस बंदे के प्रॉफिट का हिस्सा तुम्हें देते रहेंगे, तुम इसके एसेट्स यहाँ से मत निकालो, वो हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं, हमारे बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर एक विडो ने या एक छोटे बच्चे ने एग्री कर ली है कि उसको पैसे मिलते रहेंगे, तो प्रॉफिट का हिस्सा तो जा रहे उन्हें, लेकिन वो पार्टनर नहीं है। इसी तरह से किसी एजेंट को आपने प्रॉफिट का हिस्सा तय किया हुआ है, किसी सर्वेंट के साथ तय किया हुआ है, किसी के को कमीशन के तौर पे कहा हुआ है कि तुम हमारा अच्छा बिजनेस चला दो, तुम्हें प्रॉफिट का 2% दे दिया करेंगे। तो हर वो शख्स जिसको आप प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपका पार्टनर भी हो। इसमें एक माइनर की एग्जाम्पल भी और एक ट्रांसफरी की भी, लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। देन उसके बाद चौथी तरफ आते हैं, बिज़नेस होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा मैं स्क्रीन पर मैक्सिमम बात कर दूँ, आगे सिर्फ इंग्लिश देखने वाली रह जाएगी। उनके दरमियान आपस में क्या होना चाहिए? बिज़नेस होना चाहिए, कोई कारोबार होना चाहिए। 20 लोग मिलके एग्री करें और वो समाज सेवा का काम कर रहे हो, दिस इज़ नॉट पार्टनरशिप। सड़क पे ट्रैफिक जैम हो गई है, गाड़ियाँ आपस फंसी हुई हैं, 5-6 लोग गाड़ियों से निकले और सारी गाड़ियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन ये बिज़नेस नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्टनरशिप भी नहीं है। तो एक कॉमन बिज़नेस इनके दरमियान होना चाहिए। क्लियर? इनके दरमियान एक कॉमन बिज़नेस होना चाहिए। अगर 2 लोग अपने अपने हिस्से का बिज़नेस कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से पे कर रहे हैं, भाई
एक फादर के एसेट्स उसके बच्चों को मिले तो पता लगा कि एक घर है, उस घर का एक फ्लोर एक बच्चे को मिल गया, दूसरा फ्लोर दूसरे बच्चे को मिल गया। इस घर के ये दोनों कंबाइंड मालिक हैं, लेकिन नीचे वाले बच्चे ने अपना घर खुद किराए पे दिया हुआ, ऊपर वाले ने खुद किराए पे दिया हुआ। नीचे वाला अपना खर्चा खुद कर रहा है, ऊपर वाला अपना खर्चा खुद कर रहा है। नीचे वाला अपना प्रॉफिट खुद कमा रहा है, ऊपर वाला अपना प्रॉफिट खुद कमा रहा है। दुनिया देख के कहेगी कि ये घर किराए पे गया है जिससे बच्चों को प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन चूँकि बच्चों ने आपस में तय नहीं किया। अगर एक एसेट के आप कॉमन शेयर होल्डर हैं, एसेट जॉइंट ओन कर रहे हैं, तो उससे आने वाली इनकम से खुद ब खुद आप आपस में पार्टनर नहीं बन जाते। ये बात समझ आई? तो अगर एक गाड़ी ली हुई है लोगों ने, दो बंदों ने मिलकर पैसे जोड़े और गाड़ी ली, और गाड़ी 12 घंटे एक बंदे के पास रहती है, 12 घंटे दूसरे के पास रहती है। जिसके पास पहले 12 घंटे रहती है उसने करीम पे चलाई हुई है, जिसके पास अगले 12 घंटे होती है उसने ऊबर पे चलाई हुई है। वो अपने टाइम में प्रॉफिट कमाता है, अपना पेट्रोल डलवाता है, अपना कमाता है। वो अपने टाइम पे अपना पेट्रोल डलवाता है, अपना कमाता है। दिखने में ये मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये कंबाइंड बिजनेस नहीं है, ये को ओनरशिप है। ये एक ही गाड़ी के दो हिस्सेदार हैं और हर हिस्सेदार अपने हिस्से का कमा रहा है। हाँ, अगर ये दो किसी दिन बैठें और कहें यार ये क्या मजाक हमने बनाया हुआ है, बैठते हैं एग्रीमेंट करते हैं, ये गाड़ी तुम्हारी मेरी, चलो तुम्हारी मेरी छोड़ते हैं, एक पार्टनरशिप बनाते हैं जिसका नाम है तुम्हारी मेरी, ठीक है? तो तुम्हारी मेरी एक पार्टनरशिप बनी और उस पार्टनरशिप को ये गाड़ी दे देते हैं। ये गाड़ी आधी तुम्हारी आधी मेरी है, तो पार्टनरशिप जो तुम्हारी मेरी नाम से चल रही है उसमें 50% शेयर होल्डर मैं हूँ, 50% तुम हो। ये पार्टनरशिप अपनी गाड़ी किराए पे देगी, उस पर ख़र्चा करेगी, उससे पैसा आएगा। ख़र्चे निकालने के बाद उस पैसे को तुम और मैं हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। अब बन गई ये पार्टनरशिप, क्योंकि अब ये को ओनरशिप नहीं है, अब उन्होंने वो बिजनेस को दे दिया है। तो पार्टनरशिप को अगर वो गाड़ी मिल गई और पार्टनरशिप कमा रही है और पार्टनरशिप लोगों को हिस्सा दे रही है तो ये बिजनेस है। लेकिन अगर हर बंदा अपने हिस्से से कमा रहा है तो ये को ओनरशिप है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे बिजनेस होना चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए और को ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। फाइनली म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। हर बंदा बाकियों के बिहाफ पे एजेंट हो। हर बंदा एजेंट इस सेंस में है कि वो बाकियों के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रिंसिपल के सेंस में कि उसकी वजह वो दूसरों की वजह से रिस्पॉन्सिबल भी हो रहा है। तो 5 शर्तें ज़रूरी हैं, इसको हम टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। दिस कैन हैपन के पेपर में आप जाए एक सवाल आया वो कि ये कुछ लोग हैं मिलके काम कर रहे हैं, बताओ पार्टनर्स हैं या नहीं है। तो आपने एक एक करके निशानियां पूरी करनी है। अगर 3 निशानियां पूरी हो जाएं और 2 ना हो तो आप कहें वो 2 निशानियां पूरी नहीं हो, इसका मतलब ये पार्टनरशिप नहीं है। 4 पूरी हो गई, 5वीं नज़र नहीं आ रही, सवाल में पता नहीं लग रहा, तो आप लिख दें अगर ये 5वीं निशानी होगी तो ये पार्टनरशिप बन जाएंगे, वरना नहीं। पास पेपर, मैं असल में पास पेपर्स की ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा कि हमारा ज़्यादा टाइम लगे कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन पे। पास पेपर्स की वीडियो साथ साथ डेली बेसिस पे अपलोड हो रही हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। एक दफ़ा ये क्रैश कोर्स अगर पूरा ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह ताला तो फिर मैं वो सारी वीडियोस उठा के इसकी प्लेलिस्ट के एंड पे भी डाल दूंगा। लेकिन इस टाइम पे हम चाह रहे हैं कि वो सब मिक्स ना हो, हर बंदा साथ साथ पास पेपर नहीं कर रहा होता, तो पास पेपर को हम ज़्यादा फ्रंट पे नहीं रख रहे। कम से कम आपको ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो, शायद इसी बहाने आप किताब खोल के एक दफ़ा खुद कोशिश करके देख लें, और फिर उसके बाद ना हो तो ढूंढते ढूंढाते उस पेपर तक पहुँच जाएँ। ग्रुप में बार बार लिंक आ रहा है गूगल ड्राइव का, उसमें फ़ोल्डर्स हैं, उन फोल्डर्स में से एक फ़ोल्डर के अंदर पास पेपर्स की वीडियोस भी हैं। तो मैं पास पेपर्स की हल्की सी अप्रोच डिस्कस करता हूँ, लेकिन मेनली उसके ऊपर डिस्कशन उन वीडियोस में हुई हुई है। लास्ट सेशन में आईकेप में रिवीजन क्लासेस जो हुई थी उसमें हम लोगों ने वो विद पास पेपर्स किया था, तो वो वीडियो क्लिप्स वहाँ से निकले हुए हैं। तो अगर आपको एकदम से नज़र आए तो आप परेशान ना हो जाएं कि ये क्या चल रहा है, नीचे पट्टी चल रही है आईकेप की और वो उस तरह से करके। तो वो आईकेप की रिवीजन क्लासेस थी, उससे किया है। इस दफ़ा मैंने उनको एक्सप्रेसली इनकार कर दिया क्योंकि सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है, तो वो पिछली वो वाली वीडियोज़ भी वैलिड हैं, वो पास पेपर भी वैलिड हैं, और हम यहाँ पे भी बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्रैश कर रहे हैं। तो ये इसमें चीज़ें कवर हो रही हैं। बस फ़र्क ये है कि वहाँ मेरे पास कम टाइम होता था, मैंने 1 घंटे में चैप्टर भी ख़त्म कराना होता था, उसके पास पेपर्स भी डिस्कस करने होते थे। यहाँ 1.25 घंटे में हमने वो एक चैप्टर करना होता है या जो भी उस दिन का टारगेट है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा मौका मिल रहा है, तो ज़्यादा गहराई में उतर रहा हूँ। तो डिटेल इस वक्त इसमें ज़्यादा है कंटेंट में, लेकिन पास पेपर्स को ऐड ऑन करने के लिए आपको वो वाली वीडियोज़ में से कट कर करके हमने सिर्फ पास पेपर वाला पोर्शन आपको अवेलेबल कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे वो आपके काम आए। ये 5 एलिमेंट्स हमने समझ लिए। अब जल्दी जल्दी से देखते हैं। वो कहते हैं एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, सिंगल इंडिविजुअल नहीं हो सकता। अगर एक पे आ गया नंबर तो फिर हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन कंपनी लॉ ने कहा है कि बैंकिंग में 10, बाकियों में 20 और प्रोफेशनल्स के केस में 20 से ऊपर जा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं अगर टोटल पार्टनर मैक्सिमम नंबर से बढ़ जाएँ तो ये एक इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी, ये पार्टनरशिप नहीं है। ज़बानी बातें हुई हुई हैं, अब जल्दी जल्दी से हमने देखना है।
एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पाकिस्तान में पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से होती है, स्टेटस से नहीं होती। जैसे जॉइंट फैमिली बिजनेस या इस तरह की किसी चीज़ को हम खुद ही पार्टनरशिप नहीं कहेंगे जब तक उन्होंने आपस में एग्री ना किया हो। पार्टनरशिप डीड में यूजुअली ये बातें होती हैं, नेम, प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस जहाँ काम होना है, किस डेट पे लोग आए, कितने पार्टनर्स हैं, इस तरह की बातें लिखी हैं। इस लिस्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद से लिख सकते हैं क्योंकि ये लॉ की एक्सप्रेस लिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा पार्टनरशिप डीड में कुछ भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से भी 6 बात लिख देंगे, चल जाएगा काम। अगर पार्टनरशिप में एक रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो फिर पार्टनरशिप का जो कानून है हम उसको फॉलो करेंगे। अगर डीड में उन्होंने लिखा है कि ये काम ऐसे होगा तो वैसे होगा, कुछ नहीं लिखा तो जो कॉमन रूल्स हैं पार्टनरशिप के वो अप्लाई हो जाएंगे। देन कैरिंग ऑन बिजनेस, पार्टनर्स बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो। अगर कोई बिजनेस नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई चैरिटेबल काम कर रहे हैं तो पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयर करें, इक्वली भी कर सकते हैं या किसी भी रेशो में कर सकते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि वो लॉस भी शेयर करें। प्रॉफिट शेयरिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, हर पार्टनर एजेंट भी और प्रिंसिपल भी है। एजेंट इस सेंस में कि वो अदर पार्टनर्स को बाउंड कर देता है, और प्रिंसिपल इस सेंस में कि वो बाकियों के एक्ट से बाउंड हो जाता है। देन इंपॉर्टेंट फीचर्स पार्टनरशिप के दिए हुए हैं, इस पे मैं थोड़ा सा आगे चल के कोशिश करूंगा कि डिस्कशन हो, चूँकि मैं नहीं समझता कि इस जगह पे ये डिस्कशन अचानक से कोई वैल्यू ऐड करती है या अचानक से उसको कंपनियों के साथ डिफरेंस बताना शुरू कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी कंपनी का स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं पढ़ा हुआ। तो मुझे जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला, आज के लेक्चर में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन आगे के लेक्चर मौका मिलेगा तो मैं इस पॉइंट को उठा के एक दफ़ा एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इस टाइम पर अच्छा भला एक फ़्लो बना हुआ है, मैं नहीं चाह रहा कि वो फ़्लो हमारा टूट जाए और हम बिला वजह एक ऐसी चीज़ पर फंस जाएँ जो अभी हमें नहीं पता कि कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेट लीगल पर्सन, ये क्या बातें हैं। देन हमने कहा नॉट अ पार्टनरशिप, जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट अगर एक प्रॉपर्टी में होगा, अगर किसी भी प्रॉपर्टी से कंबाइंड रिटर्न्स आ रहे हैं और वो प्रॉफिट वगैरह लोगों को आपस में जा रहे हैं और उन्हें मिलके तय नहीं किया हुआ, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। यानी पार्टनरशिप फर्म और को ओनरशिप में फ़र्क होता है। इसमें एग्रीमेंट होता है, इसमें एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं। इसमें बिजनेस होता है, इसमें बिजनेस ज़रूरी नहीं। उसके मिनिमम मैक्सिमम लॉ ने बताया, इसके मैक्सिमम नंबर लॉ ने नहीं बताया। उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लाजमी है, इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लाजमी नहीं है। वो एक दूसरे के एजेंट हैं पार्टनरशिप में, ये एक दूसरे के एजेंट नहीं है। वो बगैर पार्टनर से पूछे अपना हिस्सा किसी दूसरे को दे के नहीं जा सकता, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकता। ये बात चैप्टर 13 में ज़्यादा समझ आएगी, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट वाली की ये क्या चीज़ होती है। ये अपना हिस्सा दूसरे को नहीं फॉरवर्ड कर सकता, और को ओनर अपना हिस्सा बगैर किसी दूसरे से पूछे अपने घर अपने हिस्से का किराया किसी भी और यार दोस्त को दे दे, उसको ऊपर वाले भाई से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में अगर एक बंदा कहे कि कल से मेरी जगह फ़लाना बंदा आ जाएगा, तो उसको इजाज़त लेने की ज़रूरत है। तो किताब ने कुछ क्विक डिफरेंसेस बताए हैं पार्टनरशिप और को ओनरशिप। फिर वो हमने बात पढ़ी थी कि हर बंदा जिसको प्रॉफिट मिलता है ज़रूरी नहीं कि वो पार्टनर भी हो। अब आप ये देखें तो एक टेबल से आ गया, अगर आप चाहें तो आप इसको याद कर लें कि इसमें लिस्ट दी हुई है। फिर अगर देखें तो यहाँ एक लिस्ट आ गई कि वो कौन से लोग हैं जिनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होते। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है पार्टनरशिप का। किसी भी बंदे को अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले एक बिजनेस का, तो इससे वो खुद ब खुद पार्टनर नहीं बन जाता। फॉर एग्जांपल कुछ बातें इन्होंने बताई, बातें हमने कर ली थी, लिस्ट दिखानी है। लेकिन ये लिस्ट चूँकि इस चैप्टर में मुश्किल से एक ही प्रॉपर लिस्ट है, तो आप इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा कि ये पेपर में कभी भी पूछी जा सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चैप्टर में हर तीसरे चौथे सवाल के बाद उन्होंने ये लिस्ट पूछी हुई है। तो उन्हें जहाँ पे भी किसी चैप्टर में कोई रट्टे का मार्जिन नज़र आ जाए, वो जब मौका मिले उसको ज़रूर पूछ लेते हैं। कौन कौन से लोग हैं जिनको प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन पार्टनर नहीं है? लेंडर ऑफ मनी, जो कि उन लोगों को पैसे दे रहा है जो अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सर्वेंट या एजेंट को अगर रेमुनरेशन के तौर पे मिल रहा है। विडो या चाइल्ड ऑफ एक मरे हुए पार्टनर को जो एनवीटी जो सालाना उसको पेमेंट मिल रही है। फिर पार्टनर के इंटरेस्ट का ट्रांसफरी और माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो चैप्टर 13 में डिस्कस होते हैं, तो मैं यहाँ इनको होल्ड कर रहा हूँ। पिछले ओनर को या पार्ट ओनर को कंसिडरेशन गुडविल की मिल रही है। एक बंदा छोड़ के, हमने कहा ये अपने एसेट लो और चले जाओ, उसने कहा सिर्फ एसेट नहीं भाई, एसेट तो 40 लाख के हैं, गुडविल मिला के बिजनेस की वर्थ है 2.5 करोड़, तो चलो मेरे एसेट्स का तो हिस्सा मुझे दे दो, लेकिन गुडविल का क्या होगा? तो हम कहेंगे अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम्हें 2 साल तक तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर देते रहते हैं, 2 साल बाद तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं। अब उसको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है लेकिन वो इस वक्त पार्टनर नहीं है। किताब को लगा कि मैं एक नई बात करने जा रही हूँ। उन्होंने कहा बैंकिंग कंपनी अगर लोन दे और लोन देने के बाद आपसे उस लोन के एवज प्रॉफिट का हिस्सा मांगे आपके, तो ये चीज़ अलाउड है, लेकिन उससे वो बैंक पार्टनर नहीं बन जाएगा। तो ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने ये वाली बात ऑलरेडी लिखी हुई थी, लेंडर वाली बात। बट उन्हें याद आया कि उन्होंने कहा जी पार्टनरशिप एक्ट उस वाली सिचुएशन को मना नहीं करता।
ये तो हो गई हमारी कोर डिस्कशन अबाउट पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, व्हाट इज़ टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब दो इख्तितामी टॉपिक्स आ गए हैं कि पार्टनरशिप की कितनी किस्में और पार्टनर्स की कितनी किस्में हैं। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप की दो मेजर किस्में हैं। एक को हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, एक को हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, स्पेसिफिक पार्टनरशिप। स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बड़ी सीधी सी है। आप पार्टनरशिप बनाते हैं, आप पहले दिन तय कर लेते हैं कि हम फलाना काम के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं, हम फलाना दिन तक के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप बनाएं और कहें ये 5 साल की पार्टनरशिप है, या पार्टनरशिप बनाएं और कहें ये तब तक की पार्टनरशिप है जब तक कि हम लोग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर लेते। दो बिल्डर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट पकड़ा है गवर्नमेंट से कि उन्होंने एक बिल्डिंग बना के देनी है, तो उन्होंने आपस में पार्टनरशिप की कि जब तक ये बिल्डिंग नहीं बनती हम पार्टनर हैं। तो ये कब तक पार्टनर है? जब तक बिल्डिंग नहीं बनती। तो अगर पार्टनरशिप स्टार्ट करते हुए आप कोई टाइम बता दें, कोई इवेंट बता दें, कोई प्रोजेक्ट बता दें, कोई इस तरह से स्पेसिफाई कर दें कि ये किस वक्त, किस टाइम, किस मकसद के लिए है, तो ये बन जाएगी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्टनरशिप। और अगर पार्टनरशिप बनाते हुए आप कोई टाइम ना बताएं, कोई पर्पज़ ना बताएं, 5 दोस्त मिलके इकट्ठे हुए हैं पार्टनरशिप, अब इसमें इनमें से कोई सोच ही नहीं रहा कि ख़त्म कैसे होगी, सब खुश हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं, तो एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें आप तय ना करें कि कैसे ख़त्म होगी, तय ना करें कि कितने टाइम के लिए होगी, तय ना करें कि इसका क्या पर्पज़ होगा, यानी कि आपने अगर ये कोई प्रोजेक्ट का इख्तिताम उसके साथ मुंसलिक नहीं किया हुआ, तो फिर ये पार्टनरशिप कहलाएगी एट विल। ये पार्टनरशिप शायद 70 साल चलती रहे और शायद तीसरे दिन ही एक बंदा का यार मज़ा नहीं आ रहा, ख़त्म कर देते हैं पार्टनरशिप। जिस भी दिन एक भी बंदे ने नोटिस दे दिया ना, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। कोई बंदा चलते चलते अचानक से कहे पार्टनरशिप ख़त्म करें, उसको हम ये नहीं कहेंगे तुमने ब्रीच की है, तुम डैमेजेस दो, तुमने हमारा नुकसान करा दिया। लेकिन वो जो 5 साल के लिए पार्टनरशिप बनी थी, हर बंदा 5 साल की नीयत से आया था, जो तीसरे साल छोड़ के जा रहा होगा उसको कहेंगे डैमेजेस दो। जो प्रोजेक्ट के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई थी, प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले जो छोड़ के जा रहा होगा, आप कहेंगे जी आप हमें डैमेजेस दो। तो पार्टनरशिप किसी ख़ास पर्पस, टाइम वगैरह के लिए बन जाए तो वो स्पेसिफिक है, और अगर बगैर किसी पर्पस, टाइम या इस तरह की चीज़ें हो, पर्पस हो लेकिन पर्पस के क्लोज होने का टाइम कोई ना हो, तो ये एट विल बन जाएगी। एट विल नोटिस देने से ख़त्म हो जाती है, जिस दिन नोटिस दें उसी दिन ख़त्म हो जाती है। सम टाइम नोटिस में लिखा होता है आज से 10 दिन बाद पार्टनरशिप ख़त्म, तो अगर लिखा है तो 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप का टाइम पूरा हो गया और वो फिर भी चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो पार्टनरशिप पर्टिकुलर नहीं रही, वो एट विल बन गई है। और अगर एट विल वाले डिफ़ाइन करें मिल के आपस में कि हम लोग जिस दिन सारे इकट्ठे होकर कहेंगे कि पार्टनरशिप बंद कर दो, उस दिन पार्टनरशिप बंद होगी, तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक इवेंट डिफ़ाइन कर लिया, तो ये बन गए पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो दोनों को थोड़ा तेज़ी से देख लेते हैं। पार्टनरशिप एट विल क्या है? वेयर नो प्रोविजन इज मेड बिटवीन पार्टनर फॉर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की मुद्दत नहीं तय की हुई, कोई प्रोविज़न नहीं है कि पार्टनरशिप कब ख़त्म होगी। कोई भी पार्टनर फ्री है कि वो फर्म डिसॉल्व कर सकता है बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग। जो नोटिस दे देगा फर्म बंद हो जाएगी। फर्म उस दिन बंद हो जाएगी जो नोटिस में लिखा है, और अगर नोटिस में कुछ नहीं लिखा तो जिस दिन नोटिस कम्युनिकेट हुआ है उस दिन फर्म बंद हो जाएगी। अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि पार्टनरशिप सिर्फ तभी डिसॉल्व होगी जब सारे इकट्ठे होकर माने, तो ये एक इवेंट है, ये एट विल नहीं है। एट विल होती है हर बंदे की मर्जी। तो जब कहा ना सब सारे इकट्ठे होकर करेंगे तो ये बन जाएगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। डन। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? जहां एक पर्पस है या कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। ऐसी पार्टनरशिप तब खत्म होगी जब वेंचर खत्म होगा या वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। अगर ये डिसाइड करते हैं कि हम फिर भी कंटिन्यू करते रहेंगे, तो इसका मतलब है अब ये कौन सी वाली बन गई? एट विल बन गई जी। जी, अब अगर दोबारा से वो मिल के तय करते हैं कि चलो जी अब तो हम चला रहे हैं, काम करते हैं, अब दोबारा ना हम फलाना नए प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। कोई काम शुरू करने में मसला नहीं है, लेकिन मसला तब है जब आप एक डेडलाइन डिफाइन कर दें कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने पे हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एट विल में भी बिज़नेस होता है, इसमें भी बिज़नेस होता है, लेकिन इसमें बिज़नेस के साथ लिंक नहीं होता। इसमें होता है कि जब ये बिज़नेस इस लेवल पे पहुंच गया तो हम ख़त्म कर देंगे। दोनों का फ़र्क समझ आ रहा है? देन पार्टनरशिप का लॉ पार्टनर्स की किस्मों पे बात करता है। आपके पास तरतीब हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे हो, लेकिन ये डिस्कशन करके एक दफ़ा समझते हैं पार्टनर्स की किस्में कितनी तरह की हैं। पार्टनर्स कई तरह के होते हैं। एक होता है एक्चुअल या दिखने वाला, नज़र आने वाला पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। इसको एक्चुअल पार्टनर भी कहते हैं, इसको एक्टिव पार्टनर भी कहते हैं, इसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं। ये वो पार्टनर जो सबको नज़र आ रहा है। 4 बंदे आपको नज़र आ रहा है, यार मिस्टर ये भाग दौड़ कर रहा है, ये हर काम कर रहा है, ये इस पार्टनरशिप को चला रहा है, ये इस पार्टनरशिप का रूह रवां है। तो फिर आप कह देते हैं कि ये जो शख्स है
ये एक्चुअल पार्टनर है, ये एक्टिव पार्टनर है। सम टाइम कुछ पार्टनर्स होते हैं लेकिन वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। आपको पता है कि यार 4 दोस्त हैं, एक बंदा है जिसने पैसे दिए हैं, वो डे टू डे चीज़ों को नहीं देखता, वो हर चीज़ के लिए भागदौड़ नहीं करता, वो खामोशी से बैठा रहता है, ना वो किसी से डील करता है, सारी डीलिंग करते हैं बकाया 3 लोग। तो बाकी 3 लोग एक्चुअल पार्टनर्स हैं या ऑस्टेंसिबल पार्टनर हैं। और वो एक बंदा जो खामोश है, सबको पता है कि हमारा पार्टनर है लेकिन खामोश है, उसको हम कहते हैं साइलेंट पार्टनर। साइलेंट पार्टनर डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होता कंपनी के। अक्सर एक इन्वेस्टर होता है जो पैसे दे के कहता है भाई मुझे मत बुलाना, मैं कंपनी की हर मामले को नहीं देखूंगा। समटाइम इसे पता भी नहीं होता, ये इन्वेस्टर होता है, इसे नहीं पता होता कि वो बिज़नेस कैसे चलेगा। फ़र्ज़ करें 3 FSA की टीचर हैं, वो मिलके एक ट्यूशन सेंटर खोलना चाहते हैं और पैसे नहीं है, पैसे दे दिए उनके चौथे दोस्त ने। उस दोस्त ने कहा पैसे मैं देता हूँ, हम चारों पार्टनरशिप बनाते हैं, मैं मौजूद हूँगा, मैं पार्टनर हूँगा, लेकिन मैं काम नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता ट्यूशन सेंटर कैसे चलता है, तुम 3 चलाना। तो पार्टनर है, मौजूद है, सबको पता है, लेकिन काम नहीं कर रहा, ये कहलाएगा साइलेंट पार्टनर। इसी की एक एडवांस फॉर्म होती है स्लीपिंग पार्टनर। पार्टनर होता है, मौजूद होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। यानी सब समझेंगे कि ट्यूशन सेंटर ये 3 टीचर्स चला रहे हैं FSC का ट्यूशन सेंटर, जबकि एक चौथा शख्स होता है जिसने शायद पैसे दिए होते हैं और वो दुनिया के सामने ही नहीं आया होता। तो स्लीपिंग और साइलेंट में फ़र्क है। स्लीपिंग की एग्जिस्टेंस भी नहीं लोगों को पता होती और साइलेंट की एग्जिस्टेंस पता होती है और सबको पता होता है कि ये बंदा काम नहीं करता। स्लीपिंग हो सकता है बैक डोर पे इनसे मुलाकातें करके इनको कहता हो ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन दुनिया के सामने ना वो नज़र आता है, ना दुनिया के सामने बिजनेस अफेयर्स को डील करता है। साइलेंट वाला दुनिया को नज़र आता है लेकिन वो बिजनेस अफेयर्स को डील नहीं करता। तो ये दोनों वो पार्टनर्स हैं जो एक्टिव नहीं है। तो किताब से अगर जल्दी से इन तीनों पार्टनर्स को देख लें तो एक्चुअल ऑस्टेंसिबल पार्टनर जो एक्टिवली इन्वॉल्व है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, ये एजेंट है फॉर ऑल अदर पार्टनर्स और ये अपने एक्ट से अपने आप को और अपने फर्म को बाइंड कर सकता है। साइलेंट पार्टनर कौन है? जो एग्रीमेंट के तहत कहते हैं कि हमारी कोई वॉइस नहीं होगी मैनेजमेंट में, हम कुछ काम नहीं करेंगे, सब कुछ वही है, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, लॉस भी अगर तय हुआ है तो शेयर करेंगे, लाइबल होंगे डेट्स ऑफ द फर्म के लिए, लेकिन साइलेंट होंगे, कुछ एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। स्लीपिंग इससे आगे है, थर्ड पर्सन को इसके बारे में नहीं पता जो फर्म से डील कर रहे हैं, मे और मे नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में हिस्सा लेना चाहे तो ले ले, लेकिन बैकडोर से, ना हिस्सा लेना चाहे तो भी नहीं। लेकिन दुनिया को ना इसकी एग्जिस्टेंस पता है कि ये पार्टनर है और ना ये काम करता नज़र आ रहा है। इक्वली लाइबल है बाकी सारे पार्टनर्स की तरह, उसी तरह से शेयर करेगा, उसी तरह से सारे काम हैं, लेकिन जब ये छोड़ के जाएगा तो इसको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक को, क्योंकि दुनिया को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो साइलेंट और स्लीपिंग का फ़र्क समझ आना ज़रूरी है। क्या ये बात समझ आ रही है? दोनों वो पार्टनर हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। एक दुनिया को नज़र आ रहा है, साइलेंट है, कि नज़र आ रहा है कि ये 6 लोग हैं, मैं कहूँ भाई वो सामने जो 6 बच्चे बैठे होते हैं उनमें से 4 तो बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं सवाल जवाब में, 2 बच्चे साइलेंट रहते हैं, तो ये साइलेंट है। स्लीपिंग ये है कि एक बच्चा मौजूद ही ना हो, वो घर सो रहा हो, तो मैं ये कहूँगा ही नहीं कि 6 का ग्रुप है। वो अगेन एक बच्चे ने बड़ी सी एग्जांपल दी, ऑनलाइन स्टूडेंट स्लीपिंग स्टूडेंट है, भाईजान जागो, हेलो उठो, वो जमाइयाँ आ रही हैं ऑनलाइन वाले को। तो जो ऑनलाइन वाले हैं वो स्लीपिंग है, हमें उनकी एग्जिस्टेंस भी नहीं पता, मुझे पता भी नहीं कि वो कितने लोग हैं, वो किस टाइम पे किस तरह से हमारे लेक्चर को वॉच कर रहे हैं। तो स्लीपिंग इज़ जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं नज़र आ रही, साइलेंट जिसकी एग्जिस्टेंस नज़र आ रही है लेकिन वो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है। और एक्चुअल ऑस्टेंसिबल या एक्टिव पार्टनर कैसे कहेंगे? जो चलता फिरता नज़र आ रहा है, काम कर रहा है और दुनिया को पता है कि ये मेन पार्टनर है। उसके अलावा जल्दी जल्दी से कुछ और बातें देखते हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हैं, लॉस के हिस्सेदार नहीं होते। हमने बात तय की थी कि देयर कैन बी अ सिचुएशन कि पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करे और लॉस शेयर ना करे। देन एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग आउट, इसको वही कैरी फॉरवर्ड इसके साथ लिख दें जो आपने उन 2 पॉइंट्स के आगे लिखा था। ये चैप्टर 13 के साथ कवर होगा, ये यहाँ पे समझाने बैठेंगे तो मुश्किल होगा, वहाँ इसका एक पूरा यूनिट है जहाँ इसको अलग से समझते हैं। फिर रह गए ये 2 पार्टनर, सब पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। सब पार्टनर, एक पार्टनर एक और पार्टनर को अपने साथ ले आया अपने तौर पे। एक पार्टनरशिप थी, ए ने जो है वो कुर्सियाँ बनानी होती हैं और बी ने लकड़ी ला के देनी होती है। बी हर दिन जाता था, लकड़ी लेके आता था, काफ़ी थक जाता था, लेकिन वो इसलिए काम करता था कि उसे 50% शेयर मिल रहा था बिजनेस में। बी ने क्या किया, एक और अपने दोस्त से कहा यार तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, तुम मुझे लकड़ियाँ ला के दे दिया करो, मैं तुम्हें फ़लाना बिजनेस का 25% हिस्सा दे दूँगा। वो बड़ा खुश हो गया, उसने जनाब इसके साथ तय किया। तो इसके हिस्से का काम कौन कर रहा है? वो शख्स, या वो शख्स इसकी काम में मदद कर रहा है? किसकी? बी की। पार्टनर्स कौन है? ए और बी।
ए एक काम करता है, बी एक काम करता है, इन दोनों को पता है बस हम दो पार्टनर है, लेकिन बी को खुफिया पता है कि बी का अपना एक लोकल पार्टनर भी है, बी ने खुद ही एक और बंदे के साथ पार्टनरशिप की हुई है, ए को नहीं पता उसका। तो जो बी का अपना पार्टनर है ये सब पार्टनर कहलाएगा। पार्टनर का पार्टनर क्या कहलाएगा? सब पार्टनर कहलाएगा। पार्टनरशिप की कोई जिम्मेदारी इससे नहीं है, ना इसका पार्टनरशिप से ताल्लुक है, ना पार्टनरशिप कैसे ताल्लुक है, ये असल में पार्टनर नहीं है, ये सब पार्टनर है। पार्टनर का पार्टनर, ये बात समझ आ रही है? तो हम इसको पार्टनर कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि प्रॉफिट और सब पार्टनर की बात करें, पार्टनर में एग्री दैट पार्टनर शेल गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली एंड ही शेल नॉट बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लॉसेस। वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा, लॉसेस में नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टीज़ के लिए वो लायबल है सारे डेट्स के लिए। यानी कि वो दुनिया की नज़र में तो लायबल है, लेकिन आपस में उन्होंने तय किया हुआ है कि तुम सिर्फ प्रॉफिट लोगे, लॉस नहीं लोगे। सब पार्टनर के जब एक पार्टनर एग्री करे कि वो अपना प्रॉफिट किसी स्ट्रेंजर के साथ तय करेगा, सब पार्टनर फर्म के साथ कनेक्टेड नहीं है और ना वो अपने आप को पार्टनर कह सकता है, ना उसके फर्म के अगेंस्ट राइट है, ना फर्म के उसके अगेंस्ट कोई राइट है। फर्म उसे पहचानती नहीं है। फर्म कहती है मिस्टर बी ने लकड़ियाँ ला के दी, मिस्टर बी ने मिस्टर सी से लकड़ियाँ मांगी, डी से लकड़ियाँ मांगी, वो उनका अपना मसला है। इन्वेस्टर भी कई दफ़ा ऐसा करता है। आप एक बंदे को कहते हैं तुम 1 करोड़ लेके आओ, तुम 50% के पार्टनर बन जाओगे, वो 1 करोड़ के में 60 लाख खुद लेके आता है, 40 लाख किसी और से पकड़ के देता है। वो खुद ही अपने प्रॉफिट के हिस्से में से उसको पे कर रहा होता है। पार्टनरशिप ये मानती है कि मिस्टर ए 1 करोड़ लेके आए हैं। तो पॉइंट ये है कि सब पार्टनर में पार्टनर का एक पार्टनर होता है। देन लास्ट टाइप का पार्टनर, जल्दी से इसको देख लेते हैं, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब होता है थोड़ा सा। नॉमिनल का मतलब है जो बाकायदा प्रॉपर आपको पार्टनर के तौर पे ना नज़र आ रहा हो। सम टाइम एक शख्स ना आपको पैसे देता है, ना डे टू डे अफेयर्स में सामने आके काम कर रहा होता है, ना किसी किस्म का कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना प्रॉफिट कमाने में कोई मदद करता है। वो आपको देता है सिर्फ अपना नाम, लेकिन उसका नाम इस्तेमाल करने से आपको बिज़नेस में कोई सहूलत मिल जाती है। उस सहूलत की एवज़ आप उसको थोड़े से पैसे दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टनरशिप फर्म हो और वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक बिज़नेस करे, वो फ़र्ज़ करें एक साबुन बनाते हो। अब वो साबुन उनका नहीं बिकेगा क्योंकि वो एक ब्रांडेड कंपनी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, किसी सेलिब्रिटी से बात करते हैं कि जी आप हमारे साबुन के ऐड में आएँ और आप जो है वो साबुन को पकड़ के गए, क्या ही खुशबूदार महकात देने वाला साबुन है और क्या ज़बरदस्त ब्रांड का साबुन है। तो एक अननोन साबुन की निस्बत हमारे साबुन की वर्थ बढ़ जाएगी, हमारे बिज़नेस में लोग आएंगे, चूँकि आपको लोग जानते हैं कि आप जो है वो एक सेलिब्रिटी हैं और आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हो सकता है वो किसी सेलिब्रिटी से इस तरह से बात कर लें कि आपने हमारे ब्रांड को प्रमोट करना है, आपने अपना नाम देना है और आपने कहना है कि मैंने ही अपनी एक साबुन की कंपनी बनाई है, तो आएँ और हमारी कंपनी से साबुन ख़रीदें या हमारी पार्टनरशिप से। अब उस पार्टनरशिप में वो है 2% का पार्टनर और ना ही उसने पैसे ला के देने हैं, ना ही उसने बिज़नेस चलाना है, लेकिन चूँकि उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया कहेगी अरे इनका बिज़नेस है, चलो ये वाला साबुन ख़रीदते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सम टाइम एक बंदा अपना नाम देता है। फार्मेसी के बिज़नेस में बड़ा कॉमन है कि फार्मेसी का बिज़नेस करने के लिए 2 तरह के लोग चाहिए होते हैं, एक जिसके पास पैसे हो और एक जिसके पास डिग्री हो। चूँकि फार्मेसी का बिज़नेस आप कोई भी दुकान फार्मेसी की तब शुरू कर सकते हैं जब आपने फार्मेसी की तालीम हासिल की हो। अगर आपने फार्मेसी की तालीम हासिल की हो तो पैसे नहीं होते आपके पास, आप तालीम हासिल इसलिए कर रहे हैं ताकि पैसे कमा सकें, और जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास तालीम नहीं होती, ये अजीब हिसाब किताब है। तो पैसे वाला बिज़नेस शुरू करता है, तालीम उसके पास नहीं होती, तो फिर वो तालीम वाले बंदे के पास आके कहता है देखो तुमने डिग्री लेके क्या कर लिया। वो भी शर्मिंदा होकर कहता है हाँ जी मेरी डिग्री से तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी डिग्री का एक फ़ायदा है, तो मेरे पार्टनर बन जाओ, मैं तुम्हें प्रॉफिट का 2% दे दिया करूँगा। उसने कहा मुझे क्या करना होगा? उसने कहा कुछ नहीं करना होगा। याद है समटाइम कुछ ना करने के पैसे मिलते हैं। उसने कहा तुमने कुछ नहीं करना, ठीक है, अब तुमने कुछ नहीं करना। उसने कहा फिर भी मेरी क्या जिम्मेदारी है? उसने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी एक प्यारी सी तस्वीर मुझे दे देना। वो तस्वीर पकड़ेगा, एक तख्ती पे लगाएगा और उस पे हार तख्ती पे एक तस्वीर लगाएगा और तस्वीर के नीचे लिख देगा कि ये दुकान ये फार्मासिस्ट के नाम पे रजिस्टर है, ये मालिक है यहाँ के। उसके नाम से वो लाइसेंस ले लेगा फार्मेसी का और सबको पता होगा कि ये इन साहब की दुकान है। वो साहब जो कभी नज़र भी नहीं आए, वो साहब जो गायब हैं, सारा काम करेगा सेठ, सारे पैसे सेठ लगाएगा, सारा बिज़नेस वो चलाएगा। ये साहब दुकान पे कभी तशरीफ़ भी नहीं लेके आएंगे और लाने की कोशिश करेंगे तो सेठ कहेगा भाईजान आप सुकून से घर में बैठे हैं। तो ये पार्टनर है, दुनिया की नज़र में पार्टनर है। उस फार्मेसी ने कुछ गड़बड़ की, सबसे पहले तस्वीर वाले बंदे को पकड़ा जाएगा। तो ये प्रॉफिट इसी चीज़ का ले रहा है कि इसने अपना नाम दिया है, तो ये एक रिस्क ले रहा है। तो ये 2% का यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट का पार्टनर है। तो नॉमिनल पार्टनर कहते हैं एक ऐसे शख्स को जो कोई कैपिटल या प्रॉफिट में किसी भी किस्म का शेयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, किसी भी किस्म की मदद नहीं करता प्रॉफिट कमाने में, लेकिन अपना नाम देता है फर्म को। बाकी पार्टनर्स की तरह लाइबल होगा आउटसाइडर को सारे डेट्स के लिए, क्योंकि दुनिया तो इसे पार्टनर मानती है ना।
ये हम जब आगे चल के देखेंगे चैप्टर 13 में तो हमें नज़र आएगा कि अगर एक शख्स पार्टनर है तो दुनिया की नज़र में वो पार्टनर है और वो लायबल होता है, आपस में हो सकता है वो लायबल हो या ना हो। एक पार्टनर में कहता है मैं लॉसेस बेयर ही नहीं करूँगा, फर्म को हो गया 5 लाख का लॉस, है तो जॉइंट एंड सेवरल, कोई भी आके किसी भी पार्टनर से रिकवर कर सकता है, इससे भी रिकवर कर सकते हैं, ये दे देगा। फिर बाद में बाकी पार्टनर से कहेगा याद करो हमारा क्या तय हुआ था, मैं लॉसेस में हिस्सेदार नहीं हूँ, अब तुम लोग मुझे दो। तो दुनिया की नज़र में जॉइंट एंड सेवरल है, दुनिया की नज़र में हर वो शख्स, ये जितने भी आज हमने पढ़े ना इसमें सिर्फ सब पार्टनर ऐसा पार्टनर है जो पार्टनर नहीं है, बाकी सारे पार्टनर हैं और वो उसी तरह से ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, किताबें बड़ी तेज़ी से पलटने की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किताबें बंद करने के बारे में आप सोच रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे इरादे मुतज़लज़ल हो चुके हैं या हम डगमगा गए हैं या किसी भी किस्म की लर्जिश आपको नज़र आ रही है? एवं खुद ही जज्बाती। हम 5 मिनट तो अगली क्लास का टाइम आज ले सकते हैं ना, आज तो हम इखलाकी तौर पे नमाज चेक करें, उसने पूरी कोशिश की है कि दीन को लड़ा दे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने नमाज़ें पढ़ने के लिए ना इतना वसी वक्त अता किया है इंसान को, और उसने बाउंड नहीं किया कि ये 5 मिनट में अगर नहीं पढ़ी तो मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, नर्क में चलोगे, नहीं तो। और ये नमाज आज अचानक से याद आई, हर दिन हम 2:15 तक जा रहे होते थे और उस वक्त नमाज याद नहीं आती थी, तो ये नमाज को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो वाला धरना है जो इस्लाम के नाम पे इसलिए दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट को कोई मुश्किल है या गवर्नमेंट को मुश्किल देनी है। तो यहाँ ये जो है ना, ये ख़तरनाक मामला बीच में लेके आए। जल्दी से देखते हैं, जितना हम देख सकते हैं उसको जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। बीच में जो इंतज़ामिया वाले भाई हैं मैं उनको कहूँगा कि जब पूरे 2:15 होना तो एक दफ़ा बाहर निकल के बच्चों से कहना है कि बस क्लास 5-1 मिनट लेट है, और ये कहते हुए थोड़ा सा आगे जाके सर अली इमरान भी अगर नज़र आए तो उनसे कहना है कि सर वो ना लेक्चर थोड़ा लेट शुरू हुआ था, पिछले टीचर ने थोड़ा लेट क्लास ख़त्म की थी, तो सर जो है ना वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं 5-7 मिनट ऊपर लगाऊंगा, तो वो समझ जाएंगे कि मैंने 10 मिनट का पैगाम भेजा है। हाँ, बाहर के बच्चे जो है परेशान ना हो तो उनको आपने जो है ना 5 मिनट की बात करनी है तो वो शायद उस 5 मिनट को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लें। ठीक है जी, हम लोगों ने मसला रिजॉल्व कर दिया है। अभी भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन कोशिश कर दी है। पार्टनर्स की एक दूसरे के साथ रिलेशन, पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ रिलेशन। अब जो पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ रिलेशन है, इंतहाई कॉमन सेंस वाला चैप्टर है और इस चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन बहुत ही तेज़ी से क्विकली कवर हो जाता है। सीधी सी बात है, पार्टनर्स के एक दूसरे से क्या रिलेशन है? वो ईमानदारी से काम करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, हर किसी को उसका हिस्सा प्रॉपर देंगे, मिलजुल के काम करेंगे, कहीं एक दूसरे के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, चालबाजी नहीं करेंगे, जो मशवरा देना चाहता है उसका मशवरा सुनेंगे, जो अकाउंट्स देखना चाहता है उसको अकाउंट्स देखने की इजाज़त देंगे, हर बंदे को प्रॉफिट का हिस्सा सही से दिया जाएगा, उसके एसेट्स का हिस्सा सही से दिया जाएगा, वो छोड़ के जा रहा होगा तो उसके साथ जुल्म नहीं करेंगे, वो बीच में आ रहा होगा कोई नया बंदा तो जुल्म नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप में आपस में राइट्स ये हैं कि एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा चलेंगे। अभी इतनी कॉमन सेंस वाली बातें, ये तो हैं जनरल बातें। आप एग्रीमेंट में कुछ बातें इजाफी भी तय कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम ये वाला काम करोगे, तुम ये काम नहीं करोगे, तुम इस तरह से चलोगे, तुम इस तरह से नहीं चलोगे। आपको याद है हमने कहा था पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में अगर कुछ ना लिखा हो तो हम पार्टनरशिप के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ जनरल रूल्स हैं पार्टनरशिप के जिनको हम पहले फॉलो करेंगे, और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमने कुछ लिखा है तो वो फॉलो होगा। यानी कॉमन रूल ये है कि ये इक्वल शेयर करेंगे। कॉमन रूल क्या है? अगर पार्टनरशिप शुरू कर देते हैं और ये लिखना भूल जाते हैं कि हम में से हर कोई कितने का हिस्सेदार है, तो कॉमन रूल क्या है? वो इक्वल शेयर करेंगे। कॉमन रूल ये है कि लॉस भी शेयर करेंगे सारे सेम परसेंटेज में। अगर कुछ नहीं तय किया तो जो आपने कहा ना तुम 20% के पार्टनर हो तो तुम प्रॉफिट के पार्टनर भी हो, लॉस के पार्टनर भी, ये भी कॉमन रूल है। कॉमन रूल ये है कि ये रेमुनरेशन नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन एग्रीमेंट में चाहें तो ये तय कर सकते हैं। कॉमन रूल ये होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे, यानी अगर आप उसने पैसे दिए हुए हैं तो उस पैसे पे हम उसको इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये हमारा कॉमन रूल है। लेकिन अगर तय हो जाए तो इंटरेस्ट दे देंगे, सेक्स नहीं, तय हो जाए तो जो तय हो जाए हम वो देंगे। अगर कोई एडवांस दे दे, कोई लोन दे दे अदर देन कैपिटल, कैपिटल तो है ना जो उसने पैसे दिए बिजनेस के लिए, एडवांस दे दे और कुछ ना तय हुआ हो तो कम से कम 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर तय हो जाए तो जो तय हुआ वो मिलेगा।
यानी कि कुछ कॉमन बातें हैं कि अगर आपस में तय कर लिया जाए, अगर कुछ नहीं तय हुआ तो पार्टनर्स के राइट हमेशा सेम रहेंगे, चाहे पार्टनरशिप नई तरह की बन जाए चाहे पुरानी तरह की। विल बन जाए पर्टिकुलर बन जाए विल। आप एक बिजनेस करते थे 3 बिजनेस शुरू कर लें, 3 करते थे 5 शुरू कर लें। एक बंदा नया आ जाए, कोई बंदा छोड़ के चला जाए, जो पार्टनर्स के राइट बिफोर दैट चेंज है, आफ्टर चेंज भी वही राइट रहेंगे, अनलेस कि आपने कुछ एग्रीड कर लिया अदरवाइज। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ड्यूटीज़ तो हैं जस्ट और फेथफुल होना है, वो तो हमेशा होना है, लेकिन तनख्वाह लेनी है नहीं लेनी ये हमेशा नहीं है, ये एग्रीमेंट के मुताबिक होगा। इसको हम कहते हैं क्वालिफाइड ड्यूटी। क्वालिफाइड का मतलब अगर आप एग्रीमेंट में तय करेंगे तो वो फॉलो होगा, नहीं तय होगा तो कॉमन रूल्स ये वाले हैं जो फॉलो होंगे, याद रहेगा। तो ये वो रूल्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से काम करूंगा इस रूल को हम चेंज नहीं कर सकते। मैं अकाउंट्स देख सकता हूँ, इस रूल को हम चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ कॉमन राइट्स हैं और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो एग्रीमेंट से आगे पीछे किए जा सकते हैं। तो अब इंतहाई जल्दी से किताब में देखते हैं। बड़ा कॉमन सेंस वाला चैप्टर और बहुत ही बेसिक बातें हैं। मैंडेटरी ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर की, जो एग्रीमेंट से चेंज हम नहीं कर सकते। जस्ट एंड फेथफुल होंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, गुड फेथ में एक दूसरे के साथ काम करेंगे। बिजनेस ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए करेंगे, एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे, मिलके काम करेंगे। देंगे बाकी सारे पार्टनर्स को, फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सारे पार्टनर्स को, और कोई भी लॉस जो उसके फ्रॉड की वजह से हुआ है वो बाकियों को उसको कंपनसेट करेगा, इंडेमनिफाई करेगा। ये बात समझ आई। देन हम क्या कहते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज बाय कॉन्ट्रैक्ट। अदर देन कंपल्सरी राइट्स एंड ड्यूटीज, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके, यानी कि पार्टनरशिप डीड में भी चीज़ें तय कर सकते हैं। ये डीड एक्सप्रेस भी हो सकती है और एम्प्लॉयड भी हो सकती है। इस डीड में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना हो तो सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट से ही होगा। हमने कहा था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब है कि आप किसी को कारोबार करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने ही एक पार्टनर को अपना वाला काम करने से रोक सकते हैं। और हम अपने ही पार्टनर को ये भी कह सकते हैं कि इस पार्टनरशिप को पूरा टाइम देने के लिए आपने हमारे अलावा और कोई कारोबार नहीं करना। तो ये एक एक्सेप्शन है, अगर आप एग्रीमेंट में लिख लें तो आप ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं कॉमन रूल्स की बात करूं तो कॉमन रूल में मैं ये लिख सकता हूं कि पार्टनर कैन डू एनीथिंग, पार्टनर कैन डू एनीथिंग आउटसाइड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से बाहर निकल के वो जो मर्जी करना चाहे कर सकता है, ये कॉमन रूल है। बट एग्रीमेंट कर दें तो आप ये क्वालिफाइड ड्यूटी उसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हमेशा फॉलो होंगी, लेकिन एग्रीमेंट में लिख दिया तो फिर जो एग्रीमेंट में लिखा है वो फॉलो होगा। आफ्टर चेंज इन फर्म, पार्टनर्स के आपस में कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, अनलेस के कुछ उन्होंने डिफरेंट वो किया हुआ है, जो पार्टनर्स की बिफोर चेंज थे आपस के राइट्स वही आफ्टर चेंज होंगे। अगर फर्म में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है, कोई नया पार्टनर आ जाए या कोई छोड़ के चला जाए, एक फर्म फिक्स टर्म के लिए बनी थी वो बन जाए, उसके बाद भी चलती रहे, ट्वेल्व बन जाए। एक फर्म एक या एक से ज़्यादा बिजनेस कर रही थी, उसने कुछ और बिजनेस भी शुरू कर दिए, तो जो राइट्स इनके पहले थे वही बाद में रहेंगे। लेकिन अगर तय कर लें कि इस नए बिजनेस में अब हमारे इससे डिफरेंट होंगे तो फिर डिफरेंट होंगे। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इनका राइट क्या है? इनका राइट ये है कि बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी ड्यूटीज डिलीजेंटली परफॉर्म करेंगे, सही से काम करेंगे। उनका राइट है कि उनको कंसल्ट किया जाए, जब भी कोई मामला हो, जब भी कोई चीज़ हो उनसे पूछा जाए। फर्म के बिजनेस में कोई चेंज उनकी रजामंदी के बगैर ना हो, किसी नए पार्टनर का आना या किसी का जाना या पार्टनरशिप में कोई भी बड़ी तब्दीली उनकी मर्जी के बगैर ना हो। उनका राइट है कि उनको बुक्स ऑफ द फर्म की एक्सेस हो, फर्म के रिकॉर्ड्स की एक्सेस हो। बड़े ही कॉमन सेंस वाले पॉइंट हैं, इसलिए मैंने इसको क्विक पॉइंट पर रखा है। राइट्स क्या हैं? फॉर रिमरेशन का जनरल राइट नहीं है, लेकिन अगर आप एग्रीमेंट कर लें तो आप वर्किंग पार्टनर्स को रिमरेशन दे सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेज, नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट इक्वली वो करते हैं अनलेस एग्री डिफरेंट। प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप लॉस में भी हिस्सेदार हैं अनलेस कि आपने एग्जाम किया। मैंने सारी बातों को जनरल रूल्स एक दफ़ा बता दिए जिससे वो सारी बात समझ आ जाती है। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब अलाउ होता है जब एग्री हुआ हो, और अगर एग्री नहीं हुआ हो तो अलाउ नहीं होगा। अगर एग्री होगा तो प्रॉफिट्स में से पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर प्रॉफिट्स की तकसीम होगी जी। अगर लॉस हो तो लॉस तकसीम होगा, उनमें इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन नहीं मिलेगा ना। यानी हम कहेंगे कि अब आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा और अब आपको प्रॉफिट का इतना हिस्सा मिलेगा। इंटरेस्ट दिया 1 लाख और कहा प्रॉफिट का हिस्सा तो नहीं है, लॉस का हिस्सा 10 लाख है, तो अब आप नेगेटिव 9 लाख हमारे पास हैं, जब हमारे पास पैसे आए हम आपको दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि लॉस की सूरत में हाथ में नहीं आएंगे, लेकिन अकाउंट्स में लिखा हुआ होगा कि इसके पेबल है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर पार्टनर ने कोई पेमेंट या एडवांस वगैरह दिया अपने पैसों से और कुछ नहीं तय हुआ तो 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर तय हुआ है
तो जो तय किया हुआ है वो मिलेगा। राइट टू इंडेमनिटी है, हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो इंडेमनिटी फर्म से ले सकता है। अगर फर्म ने कुछ गड़बड़ की और उसका नुकसान हुआ है तो वो फर्म से कंपनसेशन मांग सकता है। यानी फर्म ने गड़बड़ कर दी, बंदे उस शख्स ने आगे से पकड़ लिया कि तुम लोग 5 लाख, इसने दिए 5 लाख, अब इसका क्या राइट है, फर्म से मांगे। और ड्यूटी है कि अगर इसने जानबूझ के कोताही की तो ये बाकी पार्टनर्स को कंपनसेट करे। इसी में चलते चलते हम बात करते हैं पर्सनल प्रॉफिट अगर ड्राइव करेंगे या अगर compete करेंगे। कोई भी पार्टनर ये नहीं करेगा कि वो फर्म के साथ कंपटीशन करे, फर्म के मुकाबले पे नहीं आएगा। अगर वो आए तो गलत होगा। भाई फर्म काम करती है कुर्सियाँ बनाने का, और वो भी अपना एक बिज़नेस शुरू कर दे कुर्सियाँ बनाने का, तो उससे तो नुकसान होगा, वो अपने क्लाइंट उठा के अपने बिज़नेस को दे देगा। तो कोई पार्टनर फर्म के साथ compete नहीं करेगा, अगर करेगा तो जो प्रॉफिट्स होंगे वो फर्म को देगा। कोई पार्टनर फर्म में रहते हुए कोई खुफिया प्रॉफिट नहीं बनाएगा। एक कस्टमर आया, कस्टमर ने आके कहा कि जी मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, इसने कहीं और से मंगवाई, 100 रुपये की चीज़ मंगवाई और फर्म को कहा कि ये 120 रुपये की चीज़ आई है और फर्म ने आगे उसको 150 की दे दी। तो ये 20 रुपया फर्म को कमाना चाहिए था, इसको नहीं कमाना चाहिए था। तो कोई भी पार्टनर अगर दरमियान में कोई खुफिया प्रॉफिट कमाएगा, कोई भी खुफिया प्रॉफिट कमाएगा तो फिर वो फर्म को बांटना पड़ेगा। तो किसी भी किस्म का पर्सनल प्रॉफिट अगर आप बीच में ड्राइव करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब इसमें एक ही टॉपिक रहता है विच इज़ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, और मेरे ख्याल में हमने बाहर वाली क्लास को और अंदर वाली क्लास दोनों को रीज़नेबल तकलीफ़ दे दी है। तो आगे चलें या बस ख़त्म कर ही दें उसे? नहीं, मेरे ख्याल में अब बाहर बच्चे ना परेशान होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, सही है। ये चैप्टर हमने प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप तक जो है इसको कवर किया। असल में कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं ना, वो वाकई मतलब इतनी देर तो नहीं बच्चों को तंग करना, वो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं जो अगली क्लास के हैं। उनका क्या कसूर कि पिछले से पिछली क्लास के अंदर कुछ मसला हुआ, तो हम किसी का कसूर किसी और के ऊपर तो नहीं डाल सकते। ठीक है जी। टेस्ट ऑफ वो ये क्या कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप हमने नहीं पढ़ा चैप्टर 12 में। बाकी हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया, जो पिछला भी बकाया था वो भी कर लिया। अब ये 5-10 मिनट का एक टॉपिक है, हम इसको अगली क्लास में पहले इसको कवर करते हुए इंशाल्लाह ताला आगे चल पड़ेंगे। तो इसका मतलब है टेस्ट में ये वाला टॉपिक हम इंतज़ामिया भी याद रखें कि जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वाला है ना, उसको हमने टेस्ट में अगर सवाल डाला हुआ है तो हम उसको थोड़ा प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से ये अब 3 दिनों के बाद, अब आपके पास अच्छा टाइम है, 3 दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही होगी। मंडे को अब हमारा अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह।